गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको पता है यूपी पीसीएस और रिव्यू ऑफिसर दोनों की प्रिलिमिनरी एग्जाम की डेट डिसाइडेड है। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास। यूपी पीसीएस के लिए जो टाइम है वो ले दे के 4.25 महीने के आसपास, 4.5 महीने के आसपास है। रिव्यू ऑफिसर के लिए आपके पास 5.5 महीने, 6 महीने के आसपास, टोटल 6 महीने तो नहीं है, 5.5 महीने के आसपास आपके पास वक्त है। इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे इसको आपको अभी से समझ के चलना है, एक बात। दूसरी बात है, जब आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है उसमें करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि लास्ट ईयर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 38 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। आप लोग कई बार कहते हैं कि 38 क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, तो मैं उसमें बताता हूँ कि जो आपका आर्थिकी वाला जो पोर्शन है उसमें से करंट अफेयर्स में बजट और आर्थिक समीक्षा यानी बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपसे पूछा जाता है। जब उसको आप करंट में जोड़ देते हैं तो टोटल 38 क्वेश्चन आपके पास निकल के आते हैं। आप ये समझिए लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास अगर आप करंट से पहुँचते हैं तो आपकी कितनी भूमिका है, जबकि कट ऑफ आप देख ही रहे हैं, राइट। तो इसलिए मैंने आज से स्टार्ट करने की ये कोशिश की है। ये बुक है पतली वाली क्रॉनिकल ये है जुलाई माह की, और इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना। जुलाई माह की जो क्रॉनिकल आती है उसमें मई माह का करंट अफेयर्स पूरा होता है, ठीक। यानी ये 1-1.5 महीने आगे चलती है, ठीक है। तो मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने ये, और एक जो अप्रैल की है वो मैं करा दूंगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 6 महीने की बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जब आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम को बैक टू बैक देखेंगे, अब ये आपको पता कैसे चलेगा, तो ये विभीषण से पता चलता है। विभीषण कौन होता, तो मैं बोलता हूँ विभीषण बोलता हूँ पीवाईक्यू को। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, बच्चे जीएस का क्वेश्चन देखते रहते हैं, इसके क्वेश्चन नहीं देखते हैं। उसको भी देख लेना चाहिए, उससे ये पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। और जब वो चीज़ें आपको पता होंगी तो आप खुद ब खुद एक बुक को कैसे पढ़ना है ये चीज़ आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो इसमें है क्या कि जो पिछले 6 महीने का जो करंट अफेयर्स होता है उसकी होती है 70 to 80% भूमिका, जबकि बाद के बचे हुए 6 महीने के करंट अफेयर्स से 20 से लेकर 30% की उसकी भूमिका होती है, राइट। इतना जब आप देखेंगे तो आपको बार बार समझ में आएगा। और ये जो स्थिति है आज आपके सामने 3.5 महीने के आसपास, ये करो या मरो की स्थिति है, डू और डाई की स्थिति है। जो स्थिति उस समय भारत की थी, अंग्रेजों से जब गुलामी से जब वो लड़ रहे थे उस समय भारत की थी, जिसमें गांधी नारा देते हैं डू और डाई, या फिर काम करो या फिर मर जाओ। मतलब उसका ये था, या फिर हम आज़ादी से इस देश को बचा लेंगे या फिर इस देश को बचाने में अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, सर समझे। तो ये वो वाली कुछ स्थिति है। आज से मैं इसकी स्टार्टिंग में कर रहा हूँ। एक चीज़ हाँ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं करंट अफेयर से मैं बोलता हूँ आपको कराने के लिए, देखिए करंट अफेयर से कैसा पोर्शन है। लास्ट ईयर जब मैंने कराया था बच्चे 38 में 35, 37 तक लगा के सही आए थे। इसलिए बिल्कुल इस पे आप मुझसे बिल्कुल 100% भरोसा कर सकते हैं, बिल्कुल एक भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी। दूसरी चीज़ एक और है कि जब भी करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूं तो मैं दो बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूं। उसका एक रीज़न है 2 बुक रिकमेंड करने का। एक बुक है घटनासार, मैं ऐसे लिख देता हूं, थोड़ी सी बात है, इसको जरूरी बात है इसलिए सुन लो। ये एक बुक है घटनासार, और दूसरी बुक है पतली वाली ये क्रॉनिकल। तो घटनासार मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि घटनासार मंथली नहीं आती है, और बाद में जब ये बुक आती है एग्जाम से पहले और 6-6 महीने पे या वार्षिकी जो आती है वो इंपॉर्टेंट सारी घटनाओं को कवर अप कर लेती है, राइट। लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो घटनासार के बाहर होती हैं, उसको हमको ढूंढना होता है कहाँ से, इस वाली क्रॉनिकल से, ठीक। अब आप कहेंगे कि हम तो सर वो लक्ष्य पढ़ते हैं, हम तो आई दृष्टि पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, एनीथिंग। मेरी समस्या उसके साथ में, बुक बहुत अच्छी है नो डाउट, मेरी समस्या उसके साथ में ये है कि वो बुक ऐसे टाइम पे आती हैं जिनको आप टाइमली कवर नहीं कर सकते। अगर क्योंकि देखिए ये जो करंट अफेयर्स है इसमें बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है, आपके फैक्चुअल बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। इसलिए उस बुक को टाइम से पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन वो हमेशा लेट करती है, एक बात। दूसरी बात है कि इस बुक को अगर आप ठीक से करते हैं तो ये बुक ना केवल आपको करंट अफेयर्स में बल्कि स्टैटिक पोर्शन में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है, ठीक। क्यों मदद करती है ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। दूसरी चीज़ है कि इस बुक को जब आप पढ़ते हैं तो इस बुक की समस्या ये है, कि इस बुक में बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि इसमें गाथाएं बहुत लिखी होती हैं, ठीक। चलो अब मैं इधर उधर से भागता हूँ, जल्दी आ जाता हूँ इस पे अपने इसी पे राज समाचार पे। एक सूचना और है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए 20 जून से एक कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, टॉप 50। ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, राइट, जिसमें हम 3.5 महीने से 4 महीने का जो भी 20 जून से जो आपके एग्जाम तक जो भी समय बचा है उसको डेट वाइज डेट, जैसे आज एक तारीख है, आज 10 टॉपिक हम लोगों ने दे दिए, फिर उसका टेस्ट हो गया सेम डे उसका असेसमेंट हो गया, और सेम डे आपको आपकी प्रगति पता चल गई। इसके बाद डे बाय डे हम लोग बैठेंगे, कब कितने दिन के लिए बैठेंगे, तो 3.5 से 4 महीने के लिए बैठेंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। और हर 7 दिन में एक टेस्ट,
एक टेस्ट जो आपने 6 दिन में पढ़ा उसका होगा। इसके बाद में 5 आपका जो भी कार्यक्रम है, जब वो खत्म हो जाएगा, जब उसके बाद में आपके 5 फुल लेंथ उसमें होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, और एक चीज़ और है, उसमें लास्ट में कुछ 250 से 300 ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे यूपीपीसीएस का जो ट्रेंड बना हुआ है अभी तक ट्रेंड टूटा नहीं है। लोग बहुत गलती ये सोचने में करते हैं कि ट्रेंड टूट गया है। नहीं, ट्रेंड बिल्कुल नहीं टूटा है। ट्रेंड बस क्वेश्चन की प्रवृत्ति बदल रही है, ट्रेंड वही है। अभी भी एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ क्वेश्चन जा रहा है। जब आप बार बार क्वेश्चन, मैं तो आपसे बोलता हूं, जब आप तैयारी करते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड में ओल्ड ईयर्स के पेपर्स होने चाहिए, राइट हैंड में आपके पेन और जो भी आप मटेरियल पढ़ रहे हैं, ठीक। हम लोग इस प्रोग्राम में बहुत सटीक मटेरियल के साथ उतरेंगे। दूसरी बात है, ये प्रोग्राम पीडीएफ बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। पीडीएफ के ऊपर मैं भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि मार्केट में इतनी अवेलेबिलिटी है, इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है मटेरियल की, कि आप 6-7 बार अगर जन्म लें और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की ही तैयारी करते रहें, तो आप 7 बार हो सकता 7 जन्मों में भी ना पढ़ पाएँ, क्योंकि हजारों पब्लिकेशन हाउसेस हैं, हजारों पब्लिकेशन हाउसेस की लाखों बुक्स हैं, अलग अलग मटेरियल हर अलग अलग व्यक्ति रिकमेंड करता है। जो सारगर्भित चीज़ें हैं उनको ही अपनी ज़रूरत में लेना है, राइट। तो चलो, अब ये सब बातें हो गई, मुझे बताना था 20 तारीख से ये प्रोग्राम स्टार्ट है। अगर आप चाहें तो हाँ, एक प्रोग्राम की यूएसपी ये है कि इसमें केवल 50 लोग ही शामिल हैं, 51 लोग नहीं होंगे। पिछले महीने जो प्रोग्राम स्टार्ट 20 मई से जो किया गया था, उसमें भी 50 लोग थे। बाद में कुछ लोग आए, उनको मजबूरन मुझे मना करना पड़ा, मजबूरी थी ये मेरे सामने, क्योंकि हमारा एक कमिटमेंट होता है। यूएसपी प्रोग्राम की ये है कि 50 लोग इसलिए हैं क्योंकि इसी प्रोग्राम में हम इंडिविजुअली बात करते हैं। ये प्रोग्राम की यूएसपी है। इंडिविजुअली बात करने से आपकी गलतियां पता चलती हैं। गलतियां मुझे भी ये पता चलती हैं कि आप किस पोर्शन में आप वीक हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री केवल पढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है केवल आप ज्योग्राफी पढ़ते चले जा रहे हैं। ज्योग्राफी में आपका कौन सा वीक पोर्शन है और आप उसको छोड़ के जाते हैं। ये सारी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। इस पर हम लोग बैठ के कोशिश करते हैं पूरा टीम वर्क के साथ में, राइट। चलो, अभी इन सब बातों पर हो गया, अब ये आ गया। अब देखिए, एक कुछ ज़रूरी बात ये है, मेरी ऐसी कोशिश है, ये बुक मुझे मिली है कल। अब इस बुक को मेरा टारगेट ये है कि मैं आज बैठा हूँ, आज यानी आज तारीख है 12। मेरी कोशिश ये है कि मैं 12 तारीख को ये बुक पूरी रिकॉर्ड कर लूँ एक साथ बैठ के। 4 घंटे लग सकते हैं, 5 घंटे लग सकते हैं। कुर्सी की पेटी आप बांध लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार में आप देख सकते हैं। दूसरी बात है, बार बार इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। जब ये एक वीडियो के फॉर्मेट में रहेगी तो आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तीसरी बात ये है, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट तो करिए। कमेंट करने के लिए मैं अक्सर आपसे बोलता हूँ, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है दरअसल आपको चीज़ें वो बेहतर लग भी रही हैं या नहीं लग रही हैं, ठीक। तो एक संवाद की स्थिति पैदा होती है, संवाद के अपने फायदे होते हैं, ठीक है। चलो, मेरी इतनी दरख्वास्त थी आपसे, अगर आप ऐसा करते हैं, और अगर आपको ठीक लगता है, कोई अगर साथी है तो उसको रिकमेंड भी करिए, राइट। यही आपकी भूमिका है, इससे ज़्यादा और कुछ मांगता नहीं हूँ मैं, ठीक। चलो, अब है यूपी का करंट अफेयर्स। ये जो बुक है, अलग अलग सेक्टर्स में ऐसे डिवाइड है, अलग अलग, जैसे राष्ट्र की राष्ट्रीय आर्थिकी है ना, अंतर्राष्ट्रीय, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, रिपोर्ट सूचकांक, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको डिवाइड मिलेंगी, ठीक। वीडियो लंबा होगा, लेकिन इसको देखते रहना, राइट। चलो, अब मैं आता हूँ राज्य समाचार पे। राज्य समाचार का क्या मतलब है? देखिए, यूपी का करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, 1 महीने का करंट अफेयर्स है ये, मई में। देखिए, 14 मई को एक घटना हुई है जिसमें ये बोला गया, आगरा में, पहले ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, आगरा में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया। अब एक तो बात है पोर्टेबल अस्पताल की। पोर्टेबल अस्पताल का मतलब है कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, ठीक। भीष्म क्या मतलब है? तो भीष्म का मतलब है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग एंड हिता मैत्री। ये एक पहल है, प्रोजेक्ट भीष्म, ये एक पहल है जिसके अनुसार एक अस्पताल का निर्माण किया गया है, उसका परीक्षण होना है। परीक्षण कहाँ हुआ है? तो आगरा में हुआ। किसने किया है? तो इंडियन एयरफोर्स ने किया है। इतनी बातें ही इसमें इंपॉर्टेंट है। भीष्म का ये है फुल फॉर्म, भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, राइट, नामक व्यापक पहल का ये हिस्सा है, ठीक, भीष्म, राइट। बस इसमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा इतनी चीज़ें ये आपके ज्ञानवर्धन में सहायक हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो 200 बेड के लिए है, उससे क्या लाभ होने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक। चलो, दूसरे नंबर पे आते हैं, यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर। अगर ये मैं नहीं पढ़ाता हूँ या फिर आप नहीं पढ़ते हैं, इसको मैं 1000% गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे बिना पढ़े, आप इसका आंसर कन्नौज लगा के आएंगे,
राइट। लेकिन इसका आंसर बिल्कुल भी कन्नौज नहीं है। इसका आंसर क्या है? तो आंसर लिखा हुआ ये है, यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर। ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो याद रख लेना, ये बाराबंकी है। बाराबंकी लखनऊ से सटा हुआ बाराबंकी, बाराबंकी के भगौली गांव में, ठीक, उत्तर प्रदेश का पहला, ठीक, यूपी का पहला, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर की यहाँ पे बात की गई है। सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर, इसमें खेती किसकी की जाएगी? तो इसमें पुदीने की खेती की जाएगी। सस्टेनेबिलिटी की जहाँ पे बात है गई है, यानी सतत विकास की जहाँ पे बात हो गई है, उसका अर्थ ये है कि कार्बन उत्सर्जन कम करने का प्रयास किया जाएगा। और इसको स्थापित कौन कर रहा है? तो CSIR के अंडर CIMAP है, ये इसको स्थापित कर रही है CSIR के अंडर। CSIR क्या है? आपको पता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक। CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 के अंदर हुई थी। और आपको पता है, जैसे आप पढ़ते रहते हैं CDRI, सेंटर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर आप नीरी पढ़ते हैं, तो ये दोनों संस्थान CSIR के अंदर में ही काम करते हैं। यानी देश के अंदर जो साइंटिफिक रिसर्च होती है और डेवलपमेंट होती है, वो CSIR के अंदर ही होती है, ठीक है। इतनी चीज़ आप याद रखेंगे। कहाँ पे हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कुछ पढ़ेंगे उसमें एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है, एक सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होती है, और टर्सरी इंफॉर्मेशन हम तब पढ़ते हैं, टर्सरी इंफॉर्मेशन तब पढ़ते हैं जब वो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट होता है, राइट, ठीक। अगर वो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है तो उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। चलो आगे की चीजें, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा। ये जो बनाया जा रहा है, टिकाऊ विकास की प्रयोग किया जा रहा है, ये आपका एरोमा क्लस्टर, इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर, शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। अब देखिए नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो इंडिया का क्या है? तो आप याद रखेंगे, एक देखिए ग्लासगो में 2021 में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक, कौन सा? कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, ठीक। इस पार्टीज में एक प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने एक पंचामृत की अवधारणा पेश की थी। उस पंचामृत की अवधारणा में ये था कि 5 चीजें थी, जैसे 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है भारत की 500 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य था। गैर जीवाश्म जो स्रोत थे उनको 50%, मतलब गैर जीवाश्म स्रोत पे 50% गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना था, राइट। ऊर्जा का 2023 तक टोटल जो स्थापित ऊर्जा होगी उसका 50%, ऐसे करके 5 लक्ष्य थे। मुझे 5 के 5 अभी तो ऐसे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लक्ष्य था, सबसे इंपॉर्टेंट वो था नेट जीरो, मतलब 2070 तक भारत ये प्रयास कर रहा है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हो। अगर अब आप नेट जीरो से क्या समझते हैं? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा कभी भी आ सकता है, इसलिए ये सारी मैं चीज़ें यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये होता है कि करंट अफेयर्स ऐसे मतलब पढ़ना नहीं है, ये आप कर सकते हैं, राइट। नेट जीरो का आशय क्या है? तो नेट जीरो का आशय बिल्कुल ये है कि आप जितना कार्बन एमिशन करते हैं उतना ही आप डिपॉजिट भी करते हैं, तो ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आए वो जीरो हो, राइट। नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि कार्बन का उत्सर्जन ही नहीं होगा, कार्बन एमिशन ही नहीं होगा। इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल सिचुएशन, राइट। बिल्कुल भी ऐसा हो नहीं सकता है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जितना उत्सर्जन हो, अगर उसी को ही उतना ही अगर हम डिपॉजिट कर लें कार्बन सिंक के रूप में, या फिर पेड़ पौधों के रूप में, या किसी और तरीके से अगर उतना हम डिपॉजिट करते हैं, तो वो हो जाता है क्या? नेट जीरो, राइट। 2070 तक भारत का लक्ष्य है, याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला देखिए, 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की जा रही है। साइबर पुलिस स्टेशन एक अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवल प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? उसका कारण है क्योंकि जब आप पेपर 5 में पहुंचते हैं, GS पेपर 5 में मेंस के, वहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश का जो 2 पेपर है, पेपर 5 पेपर 6, उसमें साइबर सिक्योरिटी आपका एक टॉपिक लिखा हुआ है। इससे क्वेश्चन आने की संभावना भी है। इस बार क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ बन के आए आपके एग्जाम में, जब आप मेंस दे रहे होंगे उस समय ये क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है लिखा हुआ आया, उस समय आपको ये सारी चीजें लिखनी है। दूसरी चीज है, इसलिए मैं कहता हूं जब आप GS पेपर 1 से लेके 6 तक जब पढ़ते हैं तो उसकी आप पतली पतली कापियां बना लीजिए, लगभग 150, 200 पेज की। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप पूरा सिलेबस पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अलग अलग कॉपी में पेपर वाइज उसको डालते रहिए। जब आप मेंस लिखेंगे उसका फायदा आपको उस समय में मिलेगा। अभी आपको लगेगा कि ये सब मजाक की चीजें हैं, लेकिन जब आप मेंस लिखने बैठेंगे तो आप किसी भी बच्चे से बहुत आगे होंगे, राइट। चलो, तो इसमें कुछ नहीं है। देखिए अब इसमें स्टैटिक पोर्शन कैसे निकल के आता है, जैसे उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की जा रही है। प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या 25 पद होंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट इसमें क्या निकल के आता है, ये तो चीजें हो गई हैं करंट की बात। अब इसमें बोला है राष्ट्र के 18 मंडल मुख्यालयों में, तो आपको पता चल गया यूपी में 18 मंडल हैं, ठीक। यूपी में 18 मंडल है, एक चीज। दूसरी चीज यहाँ पे लिखा है 19 दिसंबर 23 को राज्य कैबिनेट ने 75 जिलों में प्रत्येक में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की मंजूरी दी थी। आपको जिले पता चल गया 75, हो सकता है लोकसभा सीट आप 80 देख के 80 लगाते हैं। कंफ्यूजन की ये स्थिति होती है कि 2 + 2 बराबर 4 भी कई बार बच्चे भूल से नहीं कर पाते हैं, 2 + 2 = 5 कर देंगे,
राइट। एसपी रैंक का जो अधिकारी होगा वो इसको क्या ये उसका अधीक्षण करेगा। इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये स्टैटिक पोर्शन में भी बहुत मदद करती है, राइट। इसलिए मैं ये बताने की कोशिश। अच्छा चलो, यूपी में जो आर्थिक अन्य जो घटनाएं हुई हैं उनको देख लो। जैसे उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरबा में जो 2 कंपनियां हैं AK 203 के ऊपर, उन्होंने 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल भारतीय सेना को सौंपी हैं, ठीक, कोरबा में। एक ये इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरे नंबर पे ये आते हैं, ये भी बहुत कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC, इसको बोलते हैं NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है, आप नाम बदले जा सकते हैं। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा ये वाला, इसको आप कैसे पढ़ेंगे? जो संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी SGPGI जो आपके लखनऊ में आपको मिलता है, वहाँ के एक प्रोफेसर हैं राधा कृष्ण धीमन साहब को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, ठीक। अब देखिए, एक आता है पद्म विभूषण, एक आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। ये है ऑर्डर ऊपर से नीचे तक। पद्म विभूषण वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसके बाद पद्म भूषण, इसके बाद पद्मश्री। लेकिन जब ये अवार्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को दिया जाता है, 150, 200, पता नहीं कितने को बांट दिया जाए, राइट। तो इसमें जो आपको पद्मश्री और पद्म भूषण पढ़ना है, उसमें आपको जब वो लिस्टिंग आप देखेंगे तो उसमें तो ये चीज़ आप जरूर देखेंगे उस लिस्ट में कि क्या कोई महिला तो नहीं है, क्या कोई आदिवासी तो नहीं है, क्या कोई ऐसा मार्जिनलाइज कम्युनिटी से तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा जो क्वेयर हैं वो सब तो नहीं है, LGBTQ समुदाय से तो कोई नहीं है, या कोई बहुत ऐसा मशहूर हस्ती, चित्रकार कोई हो गया, कोई बहुत बड़ा राइटर हो गया। ऐसी चीज़ें आप जरूर देख के जाएंगे, राइट। बाकी लिस्ट पूरी याद नहीं करनी होती है, इसलिए अगर मैं जो बता रहा हूँ इसको करते रहिए। चलो अगले पॉइंट पे आता हूँ। हालांकि बिहार का करंट अफेयर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, अदर स्टेट का करंट अफेयर्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें करना क्या है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो देश के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो चीज़ें हम सब पढ़ेंगे। जैसे कि बिहार की एकमात्र रामसर साइट कांवर झील क्या हो गया, अतिक्रमण के बाद धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। मतलब कांवर झील को भी लोग खा गए, राइट। तो एकमात्र झील है, रामसर साइट है। रामसर साइट के बारे में कुछ चीज़ें आप बेसिक तौर से जैसे जान लीजिए। जैसे रामसर सम्मेलन कब हुआ? तो रामसर सम्मेलन आपका हुआ 2 फरवरी 1971। कहाँ हुआ? तो रामसर शहर में हुआ। एक बात, ये बात आपको समझ में आ गई, कहाँ पे हुआ? रामसर शहर में हुआ, ठीक। चलो, इससे ये नाम पड़ गया रामसर साइट। रामसर साइट क्या है? वेटलैंड, गीली भूमियां हैं, वेटलैंड्स है। इंडिया के अंदर अगर टोटल वेटलैंड्स की मैं बात करूं तो 80 हैं, जो कि फरवरी 2024 में आई गेस या जनवरी में, ये आप देख लेना। 5 वेटलैंड और बढ़ाई गई थी, इससे पहले 75 की संख्या हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेंगी, जिनकी संख्या इस समय 16 है। यूपी के अंदर वेटलैंड्स आपको 10 देखने को मिलेंगी, ठीक। कितनी देखने को मिलेंगी? 10 देखने को मिलेंगी वेटलैंड। अब ये वेटलैंड जो 10 यूपी की हैं, इनको बिल्कुल पढ़ के जाना। एक चीज़ बिल्कुल, जैसे कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आपको पढ़ना है कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सी वेटलैंड सबसे छोटी है, कौन सी वेटलैंड सबसे पहले आई थी, जिसको अनाउंस किया गया था वेटलैंड। जैसे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा है, समन है, समसपुर है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाना। बखीरा वन्यजीव है ना, ये सारी वेटलैंड में आती है। सांडी है हरदोई के सांडी में है, सरवाई नवर है, सूर सरोवर, ये सारी चीज़ें आपको देख के जानी है। ऐसे 10 की 10 आप रट के जाएंगे, उनकी डेस्टिनेशन मतलब उनकी जो स्थिति है उसको भी आप देख के जाएंगे, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार का वेटलैंड डे मनाया गया था 2 फरवरी को, जो कि हर साल मनाया जाता है। इस बार के वेटलैंड डे की थीम थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। याद रख लेना, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। हो सकता है कि क्वेश्चन इससे ना निकल के आए, जो मैंने बताया उसी से ही आ जाए, राइट। तो इसलिए कुछ बेसिक चीज़ें देख के चलनी है। कांवर झील जो है हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि बिहार की एकमात्र रामसर साइट थी, दूसरे धीरे धीरे अतिक्रमण से विलुप्त हो रही है। इसी को ही कांवरतार झील भी बोला जाता है, ठीक। ये एक गोखुर झील है, अवशिष्ट गोखुर झील है, ठीक। गंगा नदी की सहायक गंडक नदी के विसर्पण के कारण बनी है, ठीक। चलो, इसमें और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी चीज़ें जानने वाली थी। इसलिए कई बार टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। देखा आपने? ऐसे बिल्कुल, और जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपकी बुक में लिखा होना चाहिए यहीं पे। तो यहीं पे आपको जब आप रिवाइज करेंगे तो बेसिक सारी चीज़ें आपको पता होंगी। पटना में बाढ़ के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील, पटना जो है बाढ़ के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। मुझको क्या लेना देना, मैं यूपी में रहता हूँ, राइट। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया, दुखद घटना है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की आयु में कैंसर से पीड़ित थे वो, और उनका दिल्ली में निधन हो गया, ठीक। 2 बार वो उप मुख्यमंत्री रहे, 5 से लेकर 13 तक और 17 से लेकर 20 तक। इसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर भी इसके साथ साथ रहे। फिर जीएसटी की कुछ बातें हैं कि जीएसटी कार्यान्वयन के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों के अधिकार, वो सब
बातें हैं, इनको बहुत ज़रूरत नहीं है। फाइनल, हाँ, वित्त मंत्री का जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात है, उप प्रधानमंत्री का भी पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, वो एक पार्टी के अंदर राजनीतिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। कोई फ़ायदा नहीं है उससे, राइट, उप मुख्यमंत्री बनने से। केवल होता क्या, आपको अलग अलग दलों को मैनेज करना पड़ता है। इसलिए बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनको अगर आप बिहार से हैं तो ठीक से पढ़ें, अदरवाइज़ कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना बस, और कुछ नहीं है। चलो, अन्य राज्यों से करंट अफेयर्स है, जैसे एमपी से कुछ बात करेंगे। एमपी में क्या है, राज्य जैव विविधता अधिनियम लागू करने हेतु समिति गठित करने का आदेश दिया है। किसने आदेश दिया है? तो माननीय उच्च न्यायालय एमपी, राइट, हाई कोर्ट एमपी ने जैव विविधता अधिनियम 2002, इसी से तुम्हारा एक जीएस का पॉइंट, यानी जीके बोलो, जीएस बोलो, आप एनवायरनमेंट बोलो, थोड़ी सी आपको ये चीज़ें भी बोल्ड करके लिखनी होती हैं, आपको पता चल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें यहीं से कवर हो जाएंगी। 6 महीने का जब 8 महीने का आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, हजारों आपकी चीज़ें यहीं से तैयार हो जाती हैं, राइट। ये लागू करने के लिए समिति गठित करने का आदेश दे दिया है। बाकी इसमें बहुत कोई कठिन चीज़ नहीं है। धार जिले में बाओबाब पौधे की अवैध कटाई हो रही थी, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं, इसको बहुत पढ़ना नहीं है। मैं क्योंकि आपसे यूपी से रिलेटेड है नहीं, ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसका नेशनली इम्पैक्ट पड़ता हो, राइट, बहुत बड़ी बात हो, ऐसी कोई चीज़ें। जैसे भोपाल में पहला सिटी म्यूज़ियम खोला गया, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। भोपाल में खोला जाए, मद्रास में खोला जाए, भोपाल में पहला सिटी म्यूज़ियम है, ना कि उत्तर प्रदेश का पहला सिटी म्यूज़ियम, या फिर मध्य प्रदेश का पहला सिटी म्यूज़ियम, या फिर भारत का पहला सिटी म्यूज़ियम। याद रखना, भोपाल का है। भोपाल में क्या हो रहा है, बहुत चीज़ें जानने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे समाज के ऊपर सीधे ना पड़े, ठीक। लेकिन इसमें अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इससे कुछ चीज़ें निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सिटी म्यूज़ियम जो बनाया जा रहा है भोपाल में, पहले सिटी म्यूज़ियम है, उसमें देखिए, इधर जब आप आएंगे तो आपको ये पता चलेगा, यहाँ पे जैसे लिखा है, जनजाति समूहों की जीवन शैली समझने देखने के लिए संग्रहालय में प्रदेश की 7 प्रमुख जनजातियाँ। अब ये जनजातियों के जो नाम हैं, इन नाम को ध्यान से देखिए। यही नाम कई बार आपसे पूछ लेते हैं, जैसे है गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भारिया, सहरिया और कोल। 7 घर मौजूद होंगे। ये 7 जनजातियाँ हैं, इनको ध्यान से देखो। यही जनजातियाँ हो सकता है आपसे पेपर में कभी पूछी जाए, ठीक। तो इन चीज़ों को अगर आप देखते रहते हैं तो स्टैटिक पोर्शन में बड़ा आराम मिलता है, इससे ज़्यादा और उसमें कुछ भी नहीं थे, ठीक। कहाँ ये हुआ है, केवल इतनी चीज़ जान लीजिए, भोपाल में, ठीक। राजस्थान में अगली हमारी घटना है, राजस्थान पर बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट का निर्देश। देखिए, बाल विवाह राजस्थान में बहुत आम प्रचलन में है। इससे पहले देश में एकमात्र राज्य ऐसा है जहाँ पे सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, और एक अलग अलग त्योहारों पे होते हैं। जैसे यहाँ पे एक अक्षय तृतीया का त्यौहार जब आता है तो बहुत सारे बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह से आशय क्या है कि अगर मेल की आयु 21 वर्ष से कम है और फीमेल की आयु अगर 18 वर्ष से कम है तो उसको बाल विवाह की श्रेणी में गिना जाता है। इस बार हाईकोर्ट का दिशा निर्देश क्या है, इसको जरा आप ध्यान से देखेंगे तो हाईकोर्ट ने एक PIL दाखिल हुई थी सुशीला गोथला की, यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ, जयपुर की निवासी है सुशीला गोथला। उनकी एक PIL थी। उस PIL के अंडर, जो आर्टिकल 226 के अंडर, एक PIL के अंडर एक निर्देश दिया हाईकोर्ट ने कि अगर बाल विवाह होता है किसी पंचायत में तो उस पंचायत का प्रधान और उसके सदस्य जो हैं वो उनके ऊपर उनकी जिम्मेदारी होगी, राइट। अब आपको जब आर्टिकल 226 मिला है, आपको पता है कि आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, और ये रिट जो जारी होती हैं वो 2 आधार पर जारी हो सकती हैं, या फिर आपका फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार का हनन हुआ हो, या फिर किसी अन्य कानून का भी हनन हुआ हो। जबकि आर्टिकल 32 के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार के हनन के लिए क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। कौन सी रिट? तो वही 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, राइट। तो 32 आर्टिकल केवल आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, जबकि आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट को पावर देता है वो फंडामेंटल राइट प्लस अन्य कानूनों के लिए भी है। लेकिन इसमें एक कमी है, जो आर्टिकल 32 लोगों को यह गारंटी देता है कि अगर मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का अगर हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिट जारी करने के लिए बाध्य है, राइट, बाध्य है, बंधा हुआ है। लेकिन 226 के अंदर, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट बिल्कुल भी बाध्य नहीं है, ठीक। इतनी चीज़ें मुझे बतानी थी मेरे जवान रह के। हाँ, चलो, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक, देख लेना एक बार, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए यूपी पंचायती राज अधिनियम कब आया था। क्या 1957 में आया था क्या? देख लीजिए जाके एक बार, गूगल कर लेंगे, यहीं पे पॉज करके पता चल जाएगा आपको, ठीक। फिर है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम।
2006 ये भारत सरकार का एक अधिनियम है बाल विवाह को रोकने के लिए, जिसमें यही सारी बातें हैं कि 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष से कम आयु की महिला नहीं होनी चाहिए। बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, राइट, इसमें दंडनीय है, राइट, याद रखना। इस अधिनियम की धारा 11 कहती है इसको बढ़ावा देने के लिए अनुमति देना सजा का पात्र होगा, राइट। एक चीज़ आप अगर और बताएंगे, अगर मेल की आयु 21 साल से कम है और फीमेल की आयु 18 साल से कम है, दोनों का अगर विवाह होता है तो सजा किसको मिलेगी? महिला को मिलेगी क्या? क्योंकि वो तो नाबालिग है, नाबालिग है तो जाहिर सी बात है उसके पेरेंट पकड़े जाएंगे। लेकिन बच्चा तो बालिग है, बालिग शादी करने के लिए नहीं है, बालिग 18 साल से ऊपर है। इस केस में जो 18 साल से ऊपर है उनको बालिग के तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक। इस पर ज़रा विचार करें, सोचें क्या है। श्री गंगानगर जिले में डिजिटल जल वितरण प्रणाली कोई वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मन हो देख लेना सेखी मारने के लिए, अदरवाइज वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अगला आओ, उत्तराखंड की बात है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्रशाला भारत का पहला है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इंपॉर्टेंट हो जाता है। खगोल पर्यटन अभियान है नक्षत्रशाला। अब आपसे आ सकता है कि नक्षत्रशाला किससे रिलेटेड है, तो आप अलग अलग आते ऑप्शन आपके पास दिए होंगे। तो उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड है, वो एक खगोल पर्यटन कंपनी है जिसका नाम है स्टार स्केप्ट। इसके साथ मिलकर एक साझेदारी की है जिसमें होगा ये कि मसूरी में आयोजित की जा रही है नक्षत्र सभा, ठीक। इसमें एस्ट्रो टूरिज्म कार्यक्रमों की श्रृंखला शामिल होगी, बस इसमें और ज़्यादा गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इतनी गणित अगर आपको लगानी है तो ज्योग्राफी में लगाइए जाके, ठीक। इससे क्योंकि दूसरे प्रदेश का है, इससे ज़्यादा आपको जानने की आवश्यकता है नहीं। चलो फिर उत्तराखंड द्वारा पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित किए गए। और उत्तराखंड देखिए गवर्नमेंट ने माफ़ी भी मांगी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि वो इरादतन या जानबूझ के ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवज्ञा या अवहेलना करता हो। याद रखना, ये लाइसेंस देती है राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अगर और समझना है इसमें तो केवल ये चीज़ और समझ लीजिए। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945, इसके उल्लंघन के लिए ये बार ये सब चीज़ें की गई। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम जो है 1945 और एक और है 1940 के नियमों के अंतर्गत समूह दिया गया। ये सब ऐसी बातें फालतू की। अगली इंपॉर्टेंट है, ये वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इसमें लिखा है पिरुल लाओ पैसे पाओ, पिरुल लाओ पैसे पाओ, पैसे मिलेंगे लेकिन पिरुल जो लाना पड़ेगा। अब ये पिरुल क्या है? तो पिरुल देखिए चीड़ के पत्ते होते हैं सूखे, जो जंगलों में पड़े रहते हैं। होता क्या है कि गर्मियों के मौसम में ये जब पत्तियाँ मौसम बहुत गर्म हो जाता है, पत्तियों में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से कई बार आग लग जाती है और वो आग वनाग्नि के रूप में बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेती है, बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम खराब होता है, बहुत ज़्यादा पौधे वनस्पति खराब होती है। इसलिए इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार द्वारा, जिसमें ये सीन है कि आप पिरुल यानी चीड़ के पत्तों की सूखी पत्तियाँ आपको लानी है जंगल से और उसको 50 रुपये पर किलो के हिसाब से खरीदेगी उत्तराखंड सरकार, राइट। इसमें से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक। फिर भारत सबसे लास्ट वाले अगर पॉइंट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो लिखा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड की बात की गई है। अब इस रिपोर्ट का मैंने एक अलग से वीडियो प्रॉपर बना रखा है, बहुत शानदार वीडियो है, उसको जाके आप जरूर देखें, राइट। पूरा हर साल ये पूछी जाती है रिपोर्ट, हर साल इसमें मैंने यूपी कवर किया है और वेरी इंपॉर्टेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अलग से जो चैप्टर इस बार 2021 की रिपोर्ट में जो जारी किए गए थे उनको भी मैंने ऐड किया था। हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती रहती है, राइट। 2 साल का असेसमेंट करती है, राइट। चलो हरियाणा में है चक्रव्यूह एस्केप रूम परियोजना। एस्केप रूम परियोजना किसके लिए है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जारी की है, हरियाणा का राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसने जारी की। इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो किशोर हैं उनको मादक पदार्थों की जो उनकी लत हो गई है, यानी जो नशीले पदार्थ हैं उनकी जो लत हो गई है उनसे दूर करना। इसमें अलग अलग कार्य किए जाएंगे, जैसे कि क्लासरूम पब्लिक स्कूल में इसे लॉन्च किया गया है, समझे। अलग अलग काम, मतलब इनको अलग अलग तरीके से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। कार्य समूह के आधार से इनको ये बताने की कोशिश की जाएगी कि ये नशीली दवाइयाँ कैसे आपको छोड़नी है, राइट। केवल है इतनी आप याद रखें, हरियाणा का है द एस्केप रूम, याद रखें ना, नारकोटिक्स लॉन्च किया है, ठीक। चलो आगे आ जाओ। गुजरात, कच्छ अदरक को जीआई संकेतक। मैंने कम से कम 30 या 40 बार बताया होगा हर बार जब जीआई आता है कि जीआई जारी कौन करता है, ठीक। जीआई, पेटेंट या कॉपीराइट, तीनों चीज़ें अलग कैसे होती हैं, ठीक। तीनों ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हिस्सा हैं। ये मेंस में आपको ऐसे लिखना होता है, राइट। कुछ चीज़ें हैं, इसलिए जीआई को केवल रटना नहीं होता, कुछ जीआई है क्या इसके बारे में समझ लेना। चलो
इसमें कच्छ अजरक की बात हो रही है। अदरक, अजरक से आपको अदरक समझ में आएगा, लेकिन अदरक ये नहीं है, ये है एक कपड़ा, कपड़ा है शिल्प, कपड़ा शिल्प है जो गुजरात के सांस्कृतिक ताने बाने से संबंधित है। ठीक, कहाँ होता है? सिंध, बाड़मेर, कच्छ वाले जगह से। तो मोस्टली ये कच्छ में होता है, इसलिए इसका कच्छ नाम पड़ गया। लगभग 400 सालों से ये सिस्टम ऐसा फैला हुआ है, और ये जो पारंपरिक मुस्लिम थे, उन्होंने, सिंध के मुसलमान थे, उनके द्वारा इसको पेश किया जाता है। ठीक, अलग अलग जनजातियाँ हैं, जातियाँ हैं जो इसकी लुंगी बनाएंगी, स्टॉल बनाएंगी, पगड़ी बनाएंगी, इसके रूप में ये पहनते रहते हैं। ठीक, इसको GI टैग मिला है। बस इसमें अजरक से उत्पन्न हुआ है। इसका जो नाम है अजरक, वो नाम है इंडिगो यानी नील। नील से पारंपरिक रूप से इसमें 3 कलर शामिल होते थे। नीला जो आकाश को दिखाता, लाल जो भूमि और अग्नि को, और जो सफ़ेद है वो सितारों को प्रदर्शित करता है। इतनी चीज़ें नहीं रखनी है, सब केवल समझने वाली बातें थी, आपको याद रह जाए केवल इसलिए थी। बाकी मोटी जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर, तो केवल यहाँ से पूछा जाएगा, कच्छ अजरक क्या है। 2 अगर स्टेटमेंट में आएगा तो ये पूछेगा क्या है, एक स्टेटमेंट हो सकता है उसमें गलत लिखा हो, दूसरा उससे संबंधित राज्य लिखा होगा। बस, दुनिया के इसमें गणित नहीं होती है, इसीलिए इस गणित से बताने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगला हमारा टॉपिक है गुजरात स्थापना दिवस 2024। जब गुजरात स्थापना दिवस की बात होगी, देखिए उसी समय पे आपको बात होगी महाराष्ट्र के स्थापना दिवस की, क्योंकि सबसे पहले बॉम्बे राज्य हुआ करता था। ठीक, कौन सा राज्य हुआ करता था? बॉम्बे राज्य। बॉम्बे राज्य हुआ करता था, उसको बांटा गया 1 मई, यहाँ पे देखिए लिखा 1 मई 1960। इस तारीख को ये दोनों राज्य ये बॉम्बे राज्य भाषाई आधार पे विभाजन हो गया, और राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1960 के अंदर 2 राज्य बने। एक राज्य था उसमें बम्बई, एक राज्य था आपका गुजरात। अब जो गुजरात था वो गुजराती भाषा के लिए है, और महाराष्ट्र क्या है वो आपको किस भाषा के लिए है, वो तो आतंक ढाए रहते हैं, तो आपको पता होगा। ठीक, उसको बताने की आवश्यकता है नहीं। ठीक, अब बात ये है, जब ये देखिए पॉलिटी वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपसे इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे राज्यों के ऊपर अलग अलग कमेटी बनी थी, आपको याद होगा, जैसे धर कमीशन एक बनाया गया था 1942 के अंदर, जिसको हेड करते थे SK धर साहब। ठीक, जिन्होंने ये बता दिया कि भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया ही नहीं जा सकता है। ठीक, फिर बवाल मचने लगा। फिर दूसरी कमेटी आ गई JVP समिति, जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जिसके सदस्य हुआ करते थे। इन्होंने भी इसी बात को एक तरीके से रिपीट ही कर दिया। ठीक, ये 48-49 का समय था, देश आज़ाद हो गया, सब कुछ चीज़ें हुई, देशों में अन्य सब जगह पे लड़ाइयाँ चल रही हैं कि हमें अपनी सीमाएं बनानी है, हमारा अपना स्टेट चाहिए, अलग अलग सबके मुद्दे हैं। ये भी दूसरी JVP कमेटी भी पूरी तरीके से काम नहीं कर पाई। फिर आया राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसने ये बात की गई, बहुत इंपॉर्टेंट आयोग था। इसने ये चीज़ डिसाइड की कि न्यायमूर्ति, इसको हेड कर रहे थे न्यायमूर्ति फजल अली, और इसमें अन्य 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें KM पडिक्कर थे, KM मुंशी नहीं, KM से मुझे KM मुंशी याद आते हैं। KM पडिक्कर थे, हृदयनाथ कुंजरू साहब भी इसमें थे, 2 और, तो इसमें टोटल 3 लोग हुआ करते थे। इसने ये बात डिसाइड की कि राज्यों का जो बंटवारा होगा वो राज्य के भाषाई आधार पे तो नहीं होगा, भाषाई आधार पे मतलब आधार उसका केवल भाषाई नहीं होगा, प्रशासनिक आधार पे बांटा जाएगा। राइट, तो हालांकि भाषा के आधार पे राज्य बटे। ठीक, पहला राज्य आंध्र प्रदेश जो बना भाषा के आधार पे, वो सारी चीज़ें आपको पता है। इसके बाद में 2 कमीशन, मुझे ऐसा लगता है कि हर साल ये पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे नहीं गए अभी तक। ठीक, एक उसमें है शाह कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। लोग भूल जाते हैं, लोग कहते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके लिए ही बनी थी, लेकिन ऐसा था नहीं। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी वो आपकी बनी थी 1986 के अंदर, क्योंकि आपको 86 के अंदर आपको पता है कि 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। बहुत अशांति वाला एरिया है पंजाब, उस समय देश में दंगे चल रहे हैं। राइट, उस समय चुनाव हुआ है, चुनाव में कांग्रेस एक बार सबसे भयंकर सीटें जीत के आई है, 400 से ज़्यादा। जो इस बार 400 पार का नारा सफल नहीं हो पाया, उस साल 400 पार का नारा सफल हुआ था। उस समय एक कमेटी बनाई है सरदार स्वर्ण सिंह की के ऊपर, जिनको ये निर्धारित करना था कि पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए उनके पुनर्गठन अगर किया जाए, क्या इस पर सुझाव उसको देना था। इस पर इसने सिफारिशें अपनी अलग अलग पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के मुद्दे पे दी। ठीक, 1966 में एक शाह आयोग भी बना था, उसको जाके पढ़ लेना जाके। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, तो याद रखना। फिर है महाराष्ट्र, पुणे में संविधान पार्क का उद्घाटन। देखिए संविधान पार्क लिखा है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पार्क आ गया, इंपॉर्टेंट हो गया। इसका उद्घाटन किसने किया? तो भारतीय सेना ने, फिर पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से उसको विकसित किया है। ठीक, उद्घाटन यहाँ पे लिखा हुआ है, उद्घाटन ही किया। ये किसको है? संविधान के संस्थापक नेताओं के लिए एक श्रद्धांजलि है ये बात। ठीक, चलो
हाँ, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इन डेटों में 50 बार बच्चे पढ़ते हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, समझे। जब एग्ज़ाम का पेपर आता है तो स्ट्रेस में गलत ऊपर का नीचे करके चले जाते हैं। इसको ठीक से याद रखो, 26 नवंबर है, 26 जनवरी है, एक 49 है, एक 50 है, लगभग 3 महीने का गैप है, समझ रहे हैं, 3 महीने का गैप है। दिसंबर जनवरी, सॉरी 2 महीने का गैप आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इसलिए बहुत कंफ्यूज नहीं हो रहा। ये प्रीएम्बल में ये डेट लिखी हुई है जहाँ पे लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ऐसे करके आपको पूरी ये रट के जानी है, ठीक। इंटरव्यू में ये आपसे पूछी जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, रट के जाना है, केवल पढ़ के नहीं जाना है, रट के जाना है, ठीक। बहुत टाइम पे ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू में ये आपसे पूछ दी गई है। चलो आगे आता हूँ। महाराष्ट्र दिवस, जो बात की थी मैंने गुजरात के टाइम पे, वही बात मैंने महाराष्ट्र के टाइम पे की है। आगे क्या है, राज्य समाचार। पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार तेंदुआ बिल्ली देखी गई। पेंच टाइगर रिजर्व जो है उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये महाराष्ट्र में भी है, ये एमपी में भी है। एमपी का जो सदर्न पार्ट है, दक्षिणी पार्ट है, वहाँ से, और जो महाराष्ट्र का ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ ये पाया जाता है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे एक तेंदुआ बिल्ली देखने को मिली है। बिल्ली, चीता, हाथी कुछ भी देखने को मिले, हमसे क्या मतलब, ठीक है। जो दिखता है वो दिखता रहेगा। छत्तीसगढ़ में पहली फ्लोटिंग सोलर परियोजना, ठीक है, इसको पढ़ना चाहिए, आप पढ़ लीजिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट छत्तीसगढ़ की है तो एक बार देख लीजिए, ठीक। 15 मेगावाट की है, कोई बहुत शानदार, इतनी भी बड़ी नहीं है, ठीक। कौन इसको चला रहा है, सहायक कंपनी कौन है इसकी, तो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। छत्तीसगढ़ भिलाई स्टील प्लांट सरकारी स्वामित्व वाली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है, ठीक। बाकी ये सारी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, मैं बता रहा हूँ। कार्बन उत्सर्जन जो पढ़ना था वो मैंने आपको बता दिया। स्कूल ऑन व्हील्स पहल वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये घटना है मणिपुर की, और मणिपुर में पिछले इंसर्जेंसी जो है, ये इंसर्जेंसी में कह रहा हूँ, ये जो समस्याएं बहुत सालों से जो बनी हुई हैं, उन समस्याओं में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने कैंप लगे हुए हैं स्कूलों में। कैंप के बाद में हो क्या रहा है कि बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे, इसलिए वहाँ की जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, उन्होंने स्कूल ऑन व्हील्स एक पहल शुरू की है। इस पहल में होता क्या है कि एक बस के अंदर, जिसमें लाइब्रेरी होगी, खेल का सामान होगा, बुक्स होंगी, किताबें होंगी, टीचर्स आपके बैठे होंगे, और वो जगह जगह कैंप में जाएंगे, जगह जगह शिक्षक वहाँ पे पहुँचेंगे और बच्चों को वहीं पढ़ाएंगे, वहीं खिलाएंगे, फिर वो बस वापस चली जाएगी। इसको नाम दिया गया स्कूल ऑन व्हील्स। कहाँ से रिलेटेड है, कहाँ पे है, मणिपुर की हालत बहुत गंभीर है, और मणिपुर का दुर्भाग्य ये है कि उस पर कोई ठीक और ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लाखों लोग जहाँ ऐसे डर में रह रहे हों, कुछ एक चीज़ें हैं, हो सकता है एग्जाम में आपसे ये पूछी जाए, ठीक है। राज्य की आधिकारिक भाषाएं हैं मैतेई और अंग्रेजी, ठीक। राजधानी आपको पता होगी। मणिपुर की जो टोटल इस समय 2011 की जनगणना के अनुसार जो टोटल आबादी है वो लगभग 28 लाख के आसपास है, 28,55,000। 3 जातीय समूह हैं प्रमुख, मैतेई, नगा, कुकीचिन, ठीक। याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आपके सामने देखने को आपको मिले, ठीक है। असम द्वारा ड्रिम्स का अनावरण कुछ नहीं है, आपदा प्रबंधन के लिए ऐसा काम किया गया है, ठीक है। आपदा रिपोर्टिंग के लिए सुरक्षा प्रणाली है ड्रिम्स। कहाँ है उद्घाटन हुआ, तो कहाँ हुआ, असम में, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ जानना की जरूरत नहीं है, बस। सिक्किम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यातायात प्रबंधन, डजेंट मैटर, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि यातायात प्रबंधन है ये, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से जो कार होंगी, जो बाइक होंगी, वो सारी AI से चलेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का आशय उसमें बस इतना सा है कि जो आप लोग आवेदन करते हैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनने के लिए या बहुत सारे कागज़ बनवाने के लिए, अब उसमें फ़ायदा ये होगा कि AI बेस्ड उनका असेसमेंट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वो कागज़ सही हैं गलत हैं। इसलिए उसको AI बेस्ड सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे बनाया गया है। कहाँ पे, सिक्किम में। सिक्किम की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। कौन से सिक्किम किससे टच करता है, भूटान से, नेपाल से या चाइना से, तिब्बत से, आप देख लीजिए किससे टच करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जाके एक बार लोकेशन जरूर देख लेना, ठीक है। दक्षिण भारतीय राज्य में बेंगलुरु की बात है, जहाँ पानी का इस समय भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। बहुत गंदी न्यूज़ आ रही है कि लोग टैंकर से पानी चोरी कर रहे हैं। रोड पे खड़ा है टैंकर, जा रहा है, ट्रैफिक में खड़ा है, उससे लोग चोरी कर रहे हैं। इतनी गंदी न्यूज़ आ रही है। तो है यहाँ पे यूनाइटेड वे ऑफ बेंगलुरु, वहाँ बेंगलुरु में इस समय अंतःश्रवण कुएँ, समझे, जिसको बोलते हैं परकोलेशन है, क्या है, पढ़ लो इसको यार, परकुलेशन वेल्स का निर्माण करने की बात है, जो 10,000 अंतःश्रवण कुएं हैं। मतलब यहाँ पे एक कुआं खोदा जाएगा ऐसे, और उसको बजरी बालू से सब भर दिया जाएगा। जब बरसात होगी तो उसी में सारा पानी आके गिरेगा और पानी का जल स्तर इससे ऊपर बढ़ता रहेगा, ठीक है।
राइट, बस इसमें और कुछ नहीं है। चलो, केरल में वेस्ट नाइल संक्रमण है। वेस्ट नाइल संक्रमण क्या है, वायरस संक्रमण क्या है? ये एक तरीके का वायरस है, जो ऐसा वायरस जो 1937 के अंदर युगांडा के वेस्ट नाइल ज़िले में जिसकी पहचान की गई थी। और ये जो वेस्ट नाइल ज़िले में जो ये वायरस मिला था, जो इस समय केरल में जिसकी पुष्टि हुई है, ठीक है, तो ये कौन से कुल का है? तो आप याद रखना, फ्लेविविरिडी कुल है। फ्लेविविरिडी कुल वही है जिसमें जापानी इंसेफ्लाइटिस जिस कुल का होता है, जो फैलता है क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा काटने से। ठीक है, याद रख लेना। पक्षी जो होते हैं, जो पक्षी हैं, वो इसके मेज़बान होते हैं। जो वायरस होता है वो अपना एक मेज़बान ढूंढता है, ठीक, या फिर कुत्ते से आके फैलेगा, या फिर सूअर से, जैसे आपको स्वाइन फ्लू आपको सूअर से देखने को मिला, राइट। मुर्गियों से बहुत सारी चीज़ें फैल जाते हैं, है ना, बर्ड फ्लू। इसलिए इसका एक मेज़बान, हर वायरस का, हर जूनोटिक वायरस का एक मेज़बान होता है, जूनोटिक, राइट। सही टर्म आ गया मेरे दिमाग में। चलो, इसमें मृत्यु तक हो सकती है, अलग अलग चीज़ें हैं। सुपारी की तीर्थ हल्ली किस्म, एक है सुपारी की तीर्थ हल्ली किस्म, चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको शायद जीआई टैग भी दिया गया था। इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि तीर्थ हल्ली किस्म बहुत शानदार किस्म है। कहाँ उगाई जाती है? तो कर्नाटक, याद रख लेना, कर्नाटक का शिमोगा जिले में, ठीक। किसने क्या क्या किया है, कौन कौन सा था, ये सब याद नहीं रखना। तीर्थ हल्ली किस्म किससे रिलेटेड है? सुपारी से रिलेटेड है। सबसे अच्छी किस्म है। इंडिया जो है इस समय टॉप प्रोड्यूसर भी है और टॉप कंज्यूमर भी है। किस चीज़ का? तो सुपारी का, ठीक। तीर्थ हल्ली सबसे टॉप किस्म की सुपारी है। लेटराइट मिट्टी में सुपारी पैदा की जाती है। बस ये जरा एक बार देख लो, कितने डिग्री सेंटीग्रेड से इतने डिग्री सेंटीग्रेड तक वर्षा होती है, बस। और इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, ठीक। सुपारी में सबसे ज़्यादा कर्नाटक पैदा करता है, फिर केरल, फिर असम, ठीक। कुछ एक इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम। इसमें कुछ चीज़ें आपको देखनी है, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं देखनी है। जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें, देखिए, रायता बहुत फैला होता है, आपको इसमें यही ढूंढना होता है कि क्या चीज़ आपको पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। तो नंबर 1 पे जब आप चले आएंगे, यहाँ पे लिखा है 22वें राज्य के रूप में सिक्किम जो बना था आपका, उसका 49वां राज्य दिवस मनाया गया, ठीक। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप देख लीजिए कब बना था, बस डेट याद कर लेना उसको, क्योंकि डेट का ऑर्डर आपको पॉलिटी वाले सेक्शन में स्टेट का लगाने को आता है, राइट, याद कर लेना। फिर है सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की 1 किलोमीटर के अंदर 68 खदानों को बंद किया गया। सरिस्का कहाँ है ये आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था। इंपॉर्टेंट इसलिए ये इसलिए ऐसे में लिख देता है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप इधर चले आएंगे, इधर चले आएंगे, हाँ, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। केदारनाथ की यात्रा के दौरान मर्यादा सुनिश्चित करने के लिए नशीली दवाओं के उपयोग और उपद्रवी व्यवहार को लक्षित करने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने रुद्रप्रयाग में एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन मर्यादा के अंदर रहिए, रोड पे खड़े होकर दारू मत पीजिए, रोड के किनारे खड़े होकर गांजा मत फूकिए, राइट। ऐसी सारी चीज़ें अवैध हैं, रोकी जानी चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान में रखना है, राइट। इसलिए ये कार्यक्रम चलाया गया, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मैचिंग में आपसे आ जाए, राइट है। फिर है एडीबी बैंक ने एक लोन दिया है, किसको ये लोन दिया है? तो सिक्किम को दिया है, याद रखना, $148.5 मिलियन का, ठीक। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, और तो ऐसा कुछ नहीं रहा। हाँ, एक और है, कहाँ गया, कुछ तो था, मिल नहीं रहा। हाँ, वैश्विक भुगतान कंपनी है अमेरिकन एक्सप्रेस, उसने गुरुग्राम हरियाणा में 10 लाख वर्ग फुट में सबसे विस्तृत, दुनिया में ये सबसे विस्तृत अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्यालय है, याद रखना, बस कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सबसे लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अगली राष्ट्रीय जो है यहाँ पे ये आपको देखने को ऐसे ही ऑलरेडी मिल जाएगा, ONDC स्टार्टअप समारोह, ठीक। अब मैं आ गया हूँ राष्ट्रीय पे, किस पे आ गया हूँ? राष्ट्रीय पे, समझे। चलो, अब राष्ट्रीय को जरा कंप्लीट कर लेंगे, एक साथ बैठेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार पॉज कर लो, चाय पीनी हो, कॉफ़ी पीनी हो, पानी पीना हो, जो भी पीना हो पी लो, मैं बैठा रहूँगा आज ये ख़त्म होके रहेगा, बस। हम लोग अब सीधे देखिए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आने पे राष्ट्रीय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान में रख के चलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भारत ONDC स्टार्टअप महोत्सव, भारत ONDC स्टार्टअप महोत्सव। पहले ONDC को आप समझ लीजिए, ONDC है क्या? ONDC एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में जारी किया गया था, जिसमें आशय ये है कि जितने छोटे व्यापारी हैं, जितने कंज्यूमर हैं और जितने डिलीवरी पार्टनर्स हैं, वो एक जगह पे आ सकें और उनसे बहुत कम फीस ली जाए। होता क्या है, जैसे कि आप खाना मंगाते हैं जोमेटो या स्विगी से या अन्य किसी प्लेटफॉर्म से, या फिर आप कैब बुक करते हैं ओला या उबर से, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप पैसा देते हैं। इसमें जो भागीदार होते हैं, चाहे वो कैब वाला हो या फिर आप हो, आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लिया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक ONDC नाम से एक अपनी
कार्यक्रम एक चालू किया, जिसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो छोटे व्यापारी हैं, मध्यम व्यापारी हैं, या फिर कंज्यूमर हैं, या डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उनको यहाँ से आप खाना मंगा सकते हैं, यहाँ से आप कैब बुक कर सकते हैं, यहाँ से आप बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ONDC है, ONDC का फुल फॉर्म है यहाँ पे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, याद रखना, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक। अब ONDC समझ में आ गया। दूसरी बात है, इसका पहला महोत्सव मनाया गया है। अब ये पहला महोत्सव कौन मना रहा है, तो DPIIT क्या है, तो ये लिखा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उद्योग संवर्धन व आंतरिक व्यापार विभाग है, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक। DPIIT ये मना रहा है। कहाँ पे मनाएगा पहली बार, तो नई दिल्ली में वाणिज्य भवन में मनाया गया, ठीक है। बस इसमें इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, किसका सहयोग इसमें लिया जा रहा है। इस आयोजन में दो प्रमुख स्टार्टअप हैं, दो प्रमुख पहल हैं। उसमें है एक स्टार्टअप इंडिया, दूसरा है एक स्टार्टअप इंडिया और दूसरा है ONDC, ठीक। ये मध्य एक अनूठा सहयोग है, याद रख लेना। अब सीन क्या है, स्टार्टअप इंडिया अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ तो 16/1/16 को ये स्टार्टअप इंडिया देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए ये भारत सरकार की एक पहल थी। 16 जनवरी 16/1/16 ऐसे याद करना है इसको, 16/1/16 को ये आई थी। अन्य पहल जो इंपॉर्टेंट है उनको भी याद करते हुए चलना, राइट। उसकी लिस्टिंग यहाँ छोटी लिख लीजिए, जैसे मेक इन इंडिया कब आया है ना, ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। ये 2021 में ONDC 2021 में लॉन्च की गई थी, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। अगले पॉइंट पर चलिए हम लोग आते हैं। अगले पॉइंट का सीन क्या है, अगले पॉइंट का एक बार ऐसे कर लेता हूँ मैं। लेट मी थिंक, यस सही चल रहा है, एवरीथिंग इज राइट। तो है अगला हमारा है, विश्व की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं कहाँ स्थापित की गई हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है चीन सीमा के निकट पूर्वी लद्दाख में, चीन सीमा के निकट पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने स्थापित की। क्यों स्थापित की, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, टैंक खराब हो जाए, तो टैंक लद्दाख से उतार के जब तक यहाँ आएगा हरियाणा पानीपत में, तब तक कहानी उल्टी हो जाएगी। तो इसलिए वहीं पे एक टैंक जो मरम्मत सुविधाएं हैं वहीं पे स्थापित करने की यहाँ पे बात की गई है। जो चाइना से सटी हुई रेखा है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जबकि LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल वो पाकिस्तान से सटी हुई रेखा है, ठीक। कहाँ पे स्थापित की गई हैं दोनों, तो ये निकट जो LAC के निकट न्योमा और दौलत बेग ओल्डी, बहुत न्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था ये दौलत बेग ओल्डी, ठीक, सेक्टर में स्थित है। यहाँ होगा T-90 एक टैंक है, T-72 टैंक है और K9 वज्र स्वचालित हावित्जर आदि को रखने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। बुनियादी ढांचे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे आपकी रोड हो, चाहे आपके हॉस्पिटल हो। बेसिक नीड जितनी एक ह्यूमन की होती है या किसी काम के लिए होती है, अगर लड़ाई हो रही है तो लड़ाई के काम के लिए जो चीज़ें यूज़ होंगी, जैसे हेलीपैड चाहिए एक बढ़िया, आपको माल वाहन के लिए चीज़ें चाहिए, है ना, एमिनिटीज़ चाहिए, जैसे बेसिक एमिनिटीज़ हैं, वो सब बुनियादी ढांचे में आती हैं। इसी के क्रम में आप देखते होंगे जब बॉर्डर के किनारे जब कोई सड़क बनती है तो उसको बनाता है BRO। BRO क्या है, तो क्या है BRO याद करिए, BRO क्या है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, ठीक ठीक, याद रखना। इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ो जल्दी, आज खत्म करना है इसको। कोहिमा शांति स्मारक स्थल। अब देखिए कोहिमा शांति स्मारक स्थल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हुआ ये है कि नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो साहब और जापान के भारत में राजदूत जो हैं हिरोशी सुजुकी, इन दोनों लोगों ने मिल के एक कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क कोहिमा की आधारशिला रखी। कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है और आधारशिला रखी गई इसकी। उल्टा मत कर देना, नहीं तो आधारशिला इसकी हो जाए और उद्घाटन इसका हो जाए, ऐसा मत करना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही है, उस टाइम पीरियड में आप देखते हैं बहुत निर्णायक एक लड़ाई हुई। वो लड़ाई थी इम्फाल की लड़ाई, ठीक है, इम्फाल की लड़ाई में हुआ क्या। अब इम्फाल की लड़ाई कब हुई, तो प्रिसाइजली अगर मैं बोलूँ तो मार्च से लेकर जुलाई 1944, ये वही टाइम पीरियड है जब क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिया के अंदर तेज़ी से चल रहा है। जापान की पावर अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा है। जापान बर्मा से घुसते हुए इंडिया के अंदर प्रवेश कर रहा है और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ेगा। जापान के साथ में उनकी इंडिया की एक आर्मी है जिसको बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। वो दोनों यहाँ से लड़ने के लिए आई हैं और इम्फाल में ये लड़ाई होगी। इम्फाल में 2-3 महीने ये युद्ध चला, लगभग 13-14 हज़ार लोग मारे गए। और ये चीज़ यहाँ पे निकल के सामने आई कि
निर्णायक लड़ाई इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी लड़ाई में इम्फाल की लड़ाई में जो जापान था वो पीछे हट गया, वर्मा चला गया, ठीक। और जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत बड़ी राहत मिली, क्योंकि अगर इंडिया के अंदर आ जाते अगर जापानीज़, तो हालत गंभीर हो जाती है ब्रिटिशर्स की, राइट। और आज़ाद हिंद फौज उनको बहुत सहायता कर रही थी, राइट। 2 रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज की इसमें साथ में, इसलिए इसको याद करते हैं क्योंकि इंडिया और एक तरीके से आज़ाद हिंद फौज और जापान दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे थे, तो हमारे लिए भी बहुत इमोशनल सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। और ऑफकोर्स जापान के लिए तो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं क्योंकि उनकी सबसे निर्णायक लड़ाई थी, नहीं तो सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्होंने हालत खस्ता कर रखी थी, राइट। तो इसलिए आधारशिला रखी गई है, इसको याद रखना है। राजदूत कौन है? हिरोशी सुजुकी, जापान के इंडिया में। जबकि जो ये 2 बनाए जा रहे हैं इनका नाम आपको पता है, ठीक, राइट, बस। और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप याद रखें। ये कोहिमा युद्ध की 80वीं वर्षगांठ का, कोहिमा युद्ध बोलिए, इम्फाल का युद्ध बोलिए, सब एक ही से जुड़ा हुआ है, राइट। 80वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। चलो अब आगे आ जाओ। आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन, ठीक। अब ये है क्या, इसको याद कर लेना, ये एक सम्मेलन है। सम्मेलन का टाइटल ये है। ये करवा कौन रहा है सम्मेलन? तो याद रखना, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय करा रहा है। किसके सहयोग से? तो असम सरकार के सहयोग से। इसमें डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जो हैं ये मुख्य अतिथि थे। उल जुलूल बातें हेमंत विश्व शर्मा कभी कभी करते रहते हैं मुख्यमंत्री। चलो खैर, इन सब चीज़ों पर नहीं जाना, ठीक, बस। इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक। चलो आ गया मेडिटेक स्टैकथॉन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इतना ज़रूरी है कि आप देख लें मेडिटेक स्टैकथॉन है क्या, ठीक। तो रसायन उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया। अब इसमें है क्या, भारत में जो चिकित्सा उपकरण हैं उनकी श्रृंखला का विश्लेषण हो, मूल्य श्रृंखला का विश्लेषण हो, और उससे भारत का जो दुनिया में जो भागीदारी है मेडिटेक के अंदर वो और बढ़ाई जा सके। इंडिया मेडिटेक में ठीक ठाक पोजीशन पे है। दुनिया में बहुत अच्छी जेनरिक दवाइयाँ हम लोग सप्लाई करते हैं। इवन दो अभी जब आपने कोविड का टाइम पीरियड देखा, वहाँ पे दुनिया भर में हम लोगों ने वैक्सीन भेजी। हमारे पास में इतना अच्छा इकोसिस्टम है आज के दिन। एक IT सेक्टर, एक ये जो आपका मेडिटेक का सेक्टर है या फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, यहाँ पे इंडिया अपनी ठीक ठाक पोजीशन में आज भी बना हुआ है, राइट। तो आपने देखा हुआ है कि USA जैसे कंपनीज ने, देशों ने आपसे मांगी दवाइयाँ, ठीक। तो इम्पोर्टेंस है इंडिया की, ठीक है, दबदबा है, ठीक, दबदबा बना रहेगा, राइट। तो इस तरीके से इसको समझ लेना है। और इसमें इसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक, देखिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, फालतू की एक चीज़ पढ़ने से कोई फायदा नहीं। 2030 तक $50 बिलियन तक इसकी संभावना है मेडिटेक उद्योग की भारत में पहुँचने की, ठीक है। भारत विश्व की 20 वैश्विक बाजार में से एक है चिकित्सा उपकरणों में, जबकि एशिया में 4था सबसे बड़ा बाजार है, ठीक। आगे की लाइन ये लिखी है। अब है कि एक कार्यशाला की बात की गई है। अब तटीय खनन कार्यशाला, ऑफशोर माइनिंग यार, अब तटीय खनन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अब ये अब तटीय खनन क्या है, कार्यशाला क्या है? कार्यशाला बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम होता नहीं है जिसको बहुत ढंग से आप याद रखें, लेकिन इससे आप 2-3 चीज़ें मुझे जो दिमाग में आ रही है वो मैं बताने की उसमें कोशिश करूँगा। जैसे कि जहाँ पे ऑफशोर माइनिंग की बात आ रही है, आपको पता होना चाहिए ऑफशोर माइनिंग कहाँ तक की जा सकती है। जैसे आपने नाम एक सुना है ना, अनक्लोज। ज्योग्राफी के अंदर आप ये नाम सुनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है UPPCS प्रीलिम्स या अलग एग्जाम में, UPSC ने भी कई बार इससे पूछा। इसमें होता ये है कि नॉटिकल मील के आधार पे, देखिए ये एक ट्रिटी थी जो 1982 में हुई, और जो 1994 आई थिंक 94 या 95 में, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, 95 या 94 के अंदर इसको लागू कर दिया गया। इसमें यह हुआ कि सारे देश कुछ समुद्री कानून हैं उनका पालन करेंगे। उसमें यह हुआ कि जैसे जो आपकी आधार रेखा होती है, अब आधार रेखा क्या होती है जियोग्राफी में आप कभी बताऊंगा तो मैं समझाऊंगा उसको, बेस लाइन जिसको बोलते हैं, ठीक है। उससे 12 नॉटिकल मील तक जब आप चलते हैं तो वहाँ पे आपको टेरिटोरियल लाइन मिलती है, प्लस 12 नॉटिकल मील के बाद में और अगर आप चलेंगे, मतलब या आधार रेखा से आप चलेंगे 200 नॉटिकल मील तक, तो आपको वहाँ पे एक मिलता है EEZ को बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ आप खनन कर सकते हैं। वैसे आपका क्षेत्राधिकार नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे खनन कर सकते हैं। इसीलिए अब तटीय खनन की यहाँ पे बात की गई है। ये चीज़ें इसलिए मुझे बताने की आवश्यकता थी। अनक्लॉज के बारे में आपसे पूछ सकता है, राइट। डेट याद रखना, तारीख याद रखना, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में तारीखें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रोनोलॉजी, ऑर्डर बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो इसमें कुछ नहीं है, ये किसने आयोजित की है याद रख लीजिए। इसमें यहाँ पे नाम जैसे लिखा हुआ होगा, कहाँ पे। इसका विषय क्या था, बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। बहुत मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ का विषय उठा के याद करें। लॉन्च किसने ये किया है, तो खान मंत्रालय ने किया है, ठीक। और इसमें कुछ नहीं है। और क्या है, हाँ, खान मंत्रालय, आखिरी लाइन पे जैसे चले आइए, यहाँ पे लिखा खान मंत्रालय के
आधार पर चूना मिट्टी, पॉलीमर, ये दुनिया भर की ऐसी बातें हैं। निर्माण और क्षेत्र में होने वाले ये इन सब की चीज़ों की यहाँ पे बात की गई है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की यहाँ पे बात की गई है, राइट। चलो चलिए अब अगले हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। चलो इससे पहले मैं एक बार ज़रा देख लेता हूँ सब ठीक ठाक चल रहा है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि मेरी कोशिशें कुछ होती हैं, होता कुछ है, राइट। एवरीथिंग इज ऑल राइट, राइट, ओके। तो हाँ, एक चीज़ मुझे और बतानी थी, एक इस पीडीएफ पे आप आ जाएं, ये रही। इसमें मेरी ये कोशिश है कि मैं इसको जो पूरी आपकी घटनासार है, सॉरी ये क्रॉनिकल है, उसको पूरी चीज़ को एक ही पॉइंट पे लेके आऊँ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको मैं ठीक कर सकूँ इसमें, इसके लिए मेरी ये कोशिश है। खैर उस पर मैं बाद में आता हूँ। ये पीडीएफ आपको सब मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल आपको पता है कहाँ पे है, अबाउट सेक्शन में आपको जाके मिलेगा, ठीक है, ज्वाइन कर लेना, ज़रूरी है, राइट। चलो अब आ गया हूँ मैं इस पर, भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री कार्यशाला। अब ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात है नहीं, क्योंकि जहाँ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की त्रिपक्षीय समुद्री बात हो रही है, तो वहाँ पे इंडियन ओशन आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। इंडियन ओशन आना मतलब बहुत स्वाभाविक सी बात है। कहाँ आयोजित की गई ये कार्यशाला, तो याद रखना मध्य कोच्चि के INS द्रोणाचार्य में ये समुद्री कार्यशाला आयोजित की गई, और इसका ये दूसरा चरण हुआ करता है, ठीक। थीम इसकी ये लिखी है, थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में कोई ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जिसकी आपको थीम रखनी हो, राइट। लेकिन फिर भी एक बार आप देख के जाएंगे, राइट, और इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं, ठीक है। कौन कार्यशाला इसमें आयोजित करा, तो दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय के मार्गदर्शन में ये आयोजित की गई, जिसमें 3 देशों के नौसेना प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगली ये सब बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें। फिर है इस्पात क्षेत्र में धारणीयता स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला। फिर ये कार्यशाला है, कार्यशाला कभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती हैं। आप एक बार पॉज करें, इसको ओवरऑल एक व्यू ले लें, कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस्पात मंत्रालय की ये एक पहल है, इस्पात मंत्रालय की, और इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। महत्वपूर्ण खनिजों पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ है। सम्मेलन का जो आयोजन हुआ कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ, और नई दिल्ली में कहाँ पे हुआ, तो इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ, ठीक। इसका जो थीम थी, जो नाम था, एक तरीके से ये देख लिया, क्रिटिकल मिनरल समिट ऐसा करके है, कुछ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। केवल ये है कहाँ हुआ, ऐसे हुआ, ठीक, बस इसमें और कुछ नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए आप ये कहेंगे कि मैं ये छोड़ रहा हूँ, छोड़ने का कारण है इसमें आपको इस बुक में यही आपको छांटना है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये कोई बहुत ऐसी घटना नहीं है कि आपको रटनी ही रटनी है, राइट। फिर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये वाली पढ़ने वाली चीज़ है, इसको मैं पढ़ूंगा, ठीक। अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण अनुशासन अधिनियम। देखिए एक बिल जो था वो पारित हुआ था, इसके बाद वो अधिनियम बना, इसके बाद में वो गजट किया गया। गजट जब किया जाता है, यानी भारत का जो सरकार का जो राजपत्र है उसमें उसकी अधिसूचना जारी कर दी जाती है, तो वो गजट हो जाता है, राइट। उसमें क्या है, अंतर सेवा संगठन अधिनियम को अधिसूचित कर दिया गया। लागू कब होगा, ये डेट याद रखना, 10 मई 2024 में। चलो अब ये है क्या, अब इसको जरा समझ लीजिए। यहाँ पे ये विधेयक 2023 में आया, मानसून सत्र के अंदर दोनों सदनों से पारित हो गया। 15 अगस्त 1947 आता है। ये होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, राइट। जब आप कई बार आपके दिमाग में एक चीज़ होती है तो हमेशा वही चीज़ निकल के आती है। 15 अगस्त 1947 हम लोग हमेशा रटते रहते हैं, पता है, हम लोगों ने बचपन से देखा है, इसलिए 2023 की जगह पे 1947। ये होता है किस पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। कई बार जैसे मैं बोलता हूँ ना, जो चीज़ आपको ना रटने में समझ में आए उसको 10 बार आप पढ़ लो, याद हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। चलो इसमें ISO की स्थापना की बात की गई। ISO दरअसल है क्या, ISO में जो भारत की प्रमुख सेनाएं हैं, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, इन सब से कुछ ऑफिसर्स निकाल के एक अलग से टीम बनाई जाएगी, जिसको हेड करेगा कमांडर इन चीफ बोलिए या फिर ऑफिसर इन कमांड बोलिए, वो उसको हेड करेगा, राइट। और इसके पास में कमांडर इन चीफ के पास में पावर होगी उसको मॉनिटर करने की, उसके प्रबंधन की, उसके मैनेजमेंट की। ये कुल मिला के ये जो आया है ये बिल, वो कुल मिला के यही कहता है, ठीक। अब देखिए 3 यहाँ पे लिखे हैं, वायुसेना अधिनियम 1950, थल सेना अधिनियम 1950, जबकि नौसेना अधिनियम 1957, ठीक। याद रखना, इसको बेसिक पॉइंट है, कभी कभी हो सकता है पूछा जा सकता है, ठीक। ये जो मैंने बताया वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक। किस रैंक के अधिकारी होंगे, ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे थल सेना में ब्रिगेडियर पद से ऊपर होगा एक सामान्य अधिकारी, समझे। नौसेना में फ्लीट एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियल एडमिरल, टैंक रैंक के फ्लैग
से के फ्लैग ऑफिसर या उससे ऊपर के लोग होंगे। वायुसेना में ग्रुप कैप्टन के ऊपर के अधिकारी होंगे। ठीक, बस इसमें यही है। ठीक, आगे जो चीज़ मैंने बताई वो यहीं पे लिखी हुई है। चलो आगे आ जाता हूँ। वैध समारोह, यहाँ पे लिखा वैध समारोह के अभाव में हिंदू विवाह वैध नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो हिंदू विवाह हैं वो अगर समारोह उनका वैध नहीं है, उसके अभाव में ये विवाह वैध नहीं माने जाएंगे, ये लीगल नहीं माने जाएंगे। ऐसा क्यों बोला? देखिए उसके पीछे एक कारण है। जो हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू मैरिज एक्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में, हिंदू विवाह अधिनियम HMA 1955। इसमें ये चीज़ें हैं कि हिंदू विवाह कैसे होगा, उनका तलाक का सिस्टम क्या है। जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड होते हैं, पर्सनल जो लॉ बोर्ड हैं उनकी बात, जो पर्सनल मैरिजेज़ हैं, तलाक हैं, सब चीज़ें हैं, उनकी बात वो करते रहते हैं। ऐसे ही हिंदू मैरिज एक्ट आया। ठीक, हिंदू कोड बिल आया, हिंदू मैरिज एक्ट आया। इसी हिंदू कोड बिल के कारण ही जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, जब उनकी बात नहीं ठीक से सुनी जा रही तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैसला है, याद रखना। इसमें यह हुआ कि एक जो शादी समारोह जो होता है वो सही मान्यता उसकी होनी चाहिए। ठीक है, सही मान्यता मतलब ऐसा नहीं है जो हिंदू रीति रिवाज से एक अग्नि के जो फेरे लिए जाते हैं वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ठीक, बस इसमें ये सारी बातें की गई हैं। राइट, इसमें और कुछ भी नहीं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, यह अधिनियम उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जन्म से या रूपांतरण से हिंदू हैं। इसमें कौन कौन शामिल है? देखिए इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट, बौद्ध, जैन, सिख। जब ये एक्ट आया हिस्ट्री में, तो पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन ऐसे थे जो सिख समुदाय से आते थे, बौद्ध से आते थे या जैनिज़्म फॉलो करते थे। उन लोगों ने अपोज किया इस बिल का, क्योंकि हमको जानबूझ के हिंदू में डाला जा रहा है। जबकि देखिए बहुत सारी विवेचना इसकी हुई है, बहुत सारी बातें इसमें हुई हैं। मोटी मोटी बात मैं कुछ बता देता हूँ। हिंदू जो वर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक तरीके से जो बोलता है वो ये बोलता है ये भारत की संस्कृति का हिस्सा है, ना कि एक प्रॉपर तरीके से धर्म है। ठीक, संस्कृति को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। बौद्धिज़्म में जो लोग निकल के आए, ये देखिए बहुत डिबेट के टॉपिक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जब बुद्धिज़्म पहले था, लेकिन जो उससे पहले जो हिंदुज़्म था वो प्रॉपर हिंदुज़्म था नहीं। लेकिन जब शंकराचार्य ने स्थापना की पुनर हिंदुज़्म की, समझे, तो वहाँ से हिंदुज़्म पनपा है। तो इसलिए बौद्ध वाले कहते हैं कि बौद्धिज़्म पहले है, जैन वाले बोलते हैं कि हम तो और भी पुराने हैं, सिखिज़्म कहता है कि हम तो प्रॉपर एक अलग तरीके से हमारा धर्म ही है, तो हमको क्यों डाला। ये डिबेट के थोड़े से टॉपिक हैं, बट फैक्ट ये है कि हिंदू मैरिज एक्ट में ये तीनों शामिल हैं। राइट, ओके। हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में 3-4 चीज़ें पढ़ लीजिए। जैसे 21 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए मेल की, फीमेल की 18 साल। अगर आपने नाबालिगों के बीच में विवाह किया तो 3 साल की कैद, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको हो सकता है। और पवित्र जो चीज़ें हैं, जैसे अग्नि के सामने आपको फेरे लेना है और पारंपरिक जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करना अनिवार्य है। इसके बाद में हिंदू विवाह का पंजीकरण राज्य विशेष में लागू कानूनों के अधीन। देखिए अब देखिए ये विवाह जो है आप ये किस लिस्ट में आ गया? स्टेट लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट। अब आपको छांटना है किस लिस्ट में है। ठीक, चलो आगे वाले पॉइंट पे आता हूँ। रन फॉर सन मैराथन कब आयोजित की गई? तो एक डेट है, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। इस इंपॉर्टेंट डेट क्यों है? क्योंकि 3 मई 2024 यहाँ पे लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस इसी दिन मनाया जाता है, 3 मई को। इस अवसर पर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में से आयोजन किया गया, जिसका नाम था रन फॉर सन मैराथन। ठीक, इसका जो काम था वो आयोजन किसने किया? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसको किया गया। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है, इसका जो काम है वो जलवायु परिवर्तन में कमी लाने के लिए इसकी पहल की शुरुआत इसमें की गई थी। ठीक, इस मैराथन में 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी और इसमें सोलर स्टॉप थे। मतलब बीच बीच में जो स्टॉप बनाए गए उसके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। सोलर स्टॉप इनको शहरों से संबंधित हैं, जैसे कि दिल्ली NCR है एक, दूसरा बेंगलुरु है, तीसरा बड़ौदा, गुवाहाटी और बनारस भी है, वाराणसी भी है। बस इसमें 3 चीज़ें जरूरी हैं, वाराणसी को याद रख लेना बस, और कोई चीज़ नहीं है। भारत की पहली वाणिज्यिक स्टैंड अलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। अब देखिए ये जो चीज़ है भारत की पहली ज़रूर है, लेकिन ये घटना हो रही है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में भी दिल्ली विद्युत नियामक आयोग इसका कार्यान्वयन कर रहा है। समझे, एक नियामक की भूमिका में इसमें है। राइट, ठीक। अब बात ये है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय केवल ऐसी चीज़ है कि ये भारत की पहली है वाणिज्यिक स्टैंड अलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। इस ये करेगा क्या? जो गरीबी रेखा के नीचे हैं या जो गरीब व्यक्ति हैं जो ज़्यादा पे ऑफ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए 24 घंटे बिजली सुनिश्चित कराने की ज़रूरत है। ठीक, उनको भी बिजली मिलनी चाहिए। एक चीज़ और है यहाँ पे, जैसे लिखा है ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, उभरती
विकसित अर्थव्यवस्थाओं, सरकार, प्रौद्योगिकियों, नीति, वित्तीय पोषण, भागीदारियों का एक गठबंधन है। GEAPP के बारे में जो भी जानकारी आपको मिले उसको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ऐसी चीज़ें जब गंदा क्वेश्चन आता है तो हमेशा ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक। बस चलो, लक्ष्य उसका कुछ ये लिखे हैं, आप पढ़ लें, पॉज करें, कोई वो नहीं है, राइट। मोटी चीज़ें मैंने सब बता दी। भारतीयों के लिए संशोधित आहार दिशा निर्देश, देखिए संशोधित आहार दिशा निर्देश अब ये जारी कौन कर रहा है, तो NIN है क्या, NIN है क्या, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान, जिसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे हैदराबाद, तेलंगाना में, ठीक। अब पोषण संस्थान करता क्या, तो अपने दिशा निर्देश देगा कि कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी खानी है, किससे किससे आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जो NIN है वो किसके अंडर में आता है, तो याद आप रख लेना, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर ये NIN आता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है पोषक आवश्यकता को पूरा करने के लिए गैर संचारी रोग NCD, मतलब नॉन कंटेजियस डिजीज, जो छुआछूत से नहीं होते, एक दूसरे से फैलने से, एक दूसरे मतलब ह्यूमन में एक दूसरे के पास आने से फैलते नहीं हैं, ऐसे रोगों के लिए ये दिशा निर्देश, संशोधित आहार दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, जिसको बोला है रिवाइज्ड डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियन, राइट, जारी कर दी गई। चलो, बाकी और सारी चीज़ें नहीं हैं, जैसे इसमें चीनी खानी है तो आपके टोटल आहार का 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर है DRDO ने IIT भुवनेश्वर को सौंपी 9 रक्षा तकनीकी परियोजनाएं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर आप मुझसे विश्वास करते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अगर इंपॉर्टेंट है तो केवल इतनी इंपॉर्टेंट है जो इसकी हेडलाइन है। चलो, DHD और UNDP के मध्य एक समझौता हुआ है। DHD क्या है, तो पशुपालन और डेयरी विभाग है, ठीक। UNDP क्या है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बहुत सारी जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है वो UNDP जारी करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से या करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैंने 4 दिन पहले एक लिस्टिंग डाली थी, पूरे जितने भी इंडेक्स हैं, जितने भी सूचकांक हैं, उनकी मैंने लिस्टिंग की है यूट्यूब पे, इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। उसमें सीन क्या है, एक ही PDF में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कौन सी रिपोर्ट है, कौन जारी करता है, टॉप का कौन है, सबसे अंतिम कौन है, और उस रिपोर्ट में इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया का स्कोर क्या है, ये सारी एक PDF पूरे 4 पन्ने में सब कुछ मैंने खत्म किया है। उसका अगर प्रिंट आउट आप निकाल लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। उसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी मैंने दूर कर दी है, जैसे कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है तो कहीं पे कम्पिटिटिवनेस के लिए एक दूसरा इंडेक्स है, वो सारी चीज़ें मैंने एक साथ रख के उसकी सारी समस्या मैंने ख़त्म कर दी है, ठीक। इसमें है क्या कि जो आपके जो मवेशी हैं उन सब के लिए, मतलब वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए डिजिटलीकरण उनका किया जाएगा, जिससे होगा क्या कि उनके वैक्सीनेशन में फ़ायदा आपको महसूस होगा, ठीक है। UNDP उसमें सहयोग करेगा, किसका सहयोग करेगा, तो DAHD का सहयोग करेगा, ठीक, याद रख लेना इस चीज़ को, राइट। और इसमें कोई ऐसी खास चीज़ है नहीं, ठीक है। AI बेस्ड कुछ सिस्टम की बात हुई है, मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ। देखिए, जब मैं बढ़ा देता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है केवल मैं उतनी बात बता रहा हूँ, नहीं तो ये गाथा है, इसीलिए तो ये आप पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो आप ये देख रहे हैं कि आपको पता चल सके कि क्या गाथा है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या गाथा है, उसमें आप उसको आप सेग्रीगेट कर सकें, राइट, ठीक है। फिर अगला है SDG का स्थानीयकरण, स्थानीय शासन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका, ठीक। अब ये है क्या, तो है इसमें देखिए, पहली लाइन इसकी पढ़िए, 3 मई को, वही जो सूर्य दिवस है उसी टाइम पे एक घटना यहाँ हो रही थी, मैराथन रन फॉर सन वाली। दूसरी घटना यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में घटित हो रही थी। समस्या क्या है, घटना क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन और पंचायती राज मंत्रालय दोनों ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसको बोलते हैं UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक, इसके सहयोग से SDG का स्थानीयकरण, देखिए क्या हिंदी में पढ़ता हूँ इतनी गलत, स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय शासन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका, मतलब जो लोकल बॉडीज़ हैं उसमें महिलाओं की अग्रणी भूमिका है, इसके बारे में सब चीज़ें बातें यहाँ पे की गई हैं, ठीक। अब जो है आप ये देख लेना, UNFPA यानी कब बना था, तो ये एक ट्रस्ट फंड के रूप में बना था 1967 के आसपास, ठीक है, याद रख लेना इसको। इसमें केवल इतनी बात है, भारत की तरफ से कौन कौन इसमें गया, 3 लोग हैं, नीरू यादव हैं, सुप्रिया दास दत्ता हैं और कुनकू हेमा कुमारी, ये 3 लोग हैं, ठीक। चलो, और इसमें कुछ भी नहीं है। लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए IIT पटना को पेटेंट मिला है। IIT पटना ने एक ऐसा इन्वर्टर बना दिया जिसमें इन्वर्टर और बैटरी दोनों हैं एक साथ। दूसरी चीज़ है, इसका वेट बहुत कम हो गया, क्योंकि इन्वर्टर बैटरी जो घरों में लगे होते हैं, UPS हो या इन्वर्टर हो, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है।
IIT पटना ने ऐसा इन्वेंशन किया है जिसमें इसका वेट बहुत कम हो गया, लागत बहुत कम आई है, इसलिए इसको पेटेंट जारी हो गया, राइट, और कुछ नहीं है। पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है। फिर अगला हमारा टॉपिक है कला और संस्कृति। बैठे रहिए, लगातार सुनते रहिए, बस मज़ा आ जाएगा आपको। फिर है रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली सच्ची प्रति का अनावरण हुआ है। अब ये देखिए, रवि वर्मा की जो पेंटिंग है इंदुलेखा, उसकी पहली सच्ची प्रति का अनावरण हुआ। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे नहीं आएगा कि किसकी पेंटिंग है, क्या है, हो सकता है आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आपसे पूछा जाता है कि रवि वर्मा किससे संबंधित है। आपको 4 नाम ऐसे करके दिए जाएंगे, दूसरी तरफ से आपको संबंधित जिससे संबंधित हैं, चाहे वो फुटबॉल से संबंधित होगा, एक पेंटर होगा, तो एक इकोनॉमिस्ट होगा, ऐसे करके आपको चारों चीज़ें दे देंगे, आपको मैचिंग कर लिया आएगा, इसलिए रवि वर्मा आप याद कर लेना। दूसरी चीज़ है इंदुलेखा है कौन, तो इंदुलेखा देखिए एक नॉवेल था, मलयालम उपन्यास था, जिसकी नायिका है, प्रकाशित हुआ था 1989 में। इंदुलेखा की पेंटिंग 2022 में सार्वजनिक डोमेन में आई थी। इसकी जो पेंटिंग थी सार्वजनिक डोमेन इस समय आई थी। ये एक ऑयल पेंटिंग है जो 1892 इंदुलेखा को 1892 का एक पत्र पकड़े हुए इस पेंटिंग में दिखाया गया है, ठीक। बाकी कहानी बस। चलो, महाराणा प्रताप की जयंती है 9 मई 2024, फिर 9 मई 2024 महाराणा प्रताप की जयंती का मनाई गई है। महाराणा प्रताप के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, वही हल्दी घाटी की लड़ाई, राजा मान सिंह के साथ में जो लड़ाई थी, सुप्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 वाला, मेवाड़ में जो लड़ा गया था, ठीक है। उन सारी चीज़ों में सब ये कहानी आपको पता है। इनकी जयंती मनाई गई। बाकी ये कहानी है, हिस्ट्री का एक पार्ट है, एक बार इसको देख लो, हिस्ट्री में भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। मैं पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर ऐसे एक एक चीज़ करके बताऊंगा आपको तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। इतनी चीज़ें तो आप पॉज करके एक बार देख सकते हैं, राइट। अगले पॉइंट पे मैं आता हूँ। मैंगलुरु में शैल कला का पहला सर्च मिला। शैल कला क्या होती है? पत्थर के ऊपर मानव की आकृति, हाथ पैर, आँख कान नाक और अन्य चीज़ें, वो अगर किसी पत्थर के ऊपर बनी है तो वो शैल कला के अंदर आएगी। दूसरी बात, कहाँ मिला है? तो कर्नाटक के उडुपी ज़िले में स्थित एक कॉलेज है, MSRS कॉलेज के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर हैं टी मुरुगेशी। उन्होंने मैंगलुरु शहर में शैल कला का पहला साक्ष्य पाया है, ठीक। शैल कला का मैंगलुरु में। चलो, कहाँ मिला है? तो बोलूर पन्ने कोडेटा बब्बू स्वामी मंदिर। वेरी डिफिकल्ट, इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। बोलूर पन्ने, ओ माय गॉड। चलो ठीक है, इसमें है क्या? शैल कला मानव पैरों के निशान की एक जोड़ी के रूप में है, जो मंदिर के पास एक प्राकृतिक स्थल शिलालेख पर पाई गई है। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। रॉक पेंटिंग क्या होती है? जो क्या मैं पढ़ रहा हूँ यार, ये शैल कला क्या होती है? ठीक है, रॉक आर्ट, ये यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। बस ये जो पदचिन्ह है वो पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनाए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, ठीक है, राइट। फ़कीर लालन शाह की 250वीं जयंती। फ़कीर लालन शाह हैं क्या? तो बांग्लादेश के एक सूफी संत हैं, एक फ़कीर हैं, जो किस समय के हैं? तो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण के समय के हैं, ठीक, याद रखना। इनका जन्म हुआ था 1974 में आधुनिक पाकिस्तान के झेनाइदाह जिले के होरिशपुर में हुआ था। इनके रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे, ठीक। इनके विभिन्न धर्मों के 10,000 से ज़्यादा अनुयायी थे। उन्हें बाउल संगीत का जनक कहा जाता है। इस पे रिसर्च मत करना, रिसर्च करने में टाइम खराब होता है। केवल आप यही रटो, बाउल संगीत के जनक, समझे? यही, नहीं तो PhD करने से कुछ हासिल नहीं है, ठीक है। इसलिए तो इसमें हुआ क्या है, इस जयंती समारोह में 250वीं क्योंकि जयंती थी इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गई। हर साल जयंती तो वैसे हर साल आती क्योंकि इस बार 250वीं थी। इसमें बांग्लादेश के शेरपुर में 3 दिवसीय इंडो बांग्ला संगीत समारोह मनाया गया। बस आगे बढ़िए। 3 भारतीय साहित्यिक कृतियाँ यूनेस्को के MOW रीजनल रजिस्टर्ड में शामिल। चलो, 3 कृतियाँ कौन कौन सी हैं? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना इसको। रामचरितमानस है, दूसरी पंचतंत्र है, तीसरी है सहृदय लोक लोकन। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में इसको शामिल कर लिया गया है, ठीक। ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक के लिए 10वीं जो आम बैठक थी उसमें इसको शामिल किया गया। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित की गई थी। बस रामचरितमानस के बारे में लिखा हुआ है, 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। पंचतंत्र के बारे में कहा गया है, सबसे ज़्यादा ऐसा कहा जाता है कि पंचतंत्र का सबसे ज़्यादा बार किसी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, ठीक। एक दंत कथा है जो संस्कृत में लिखी गई थी, ठीक है। चलो, विष्णु शर्मा इसके राइटर थे। अगला है सहृदय लोकन। क्या है? ध्यानवा लोक पर एक संस्कृत टिप्पणी है।
मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के बारे में कुछ लिख के लिखी हैं, ठीक। यूनाइटेड नेशंस के यूनेस्को से संबंधित है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें यूनेस्को या यूनाइटेड नेशन से ज़रूरी हैं उन चीज़ों की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ठीक ठाक है, राइट, आपके पेपर में। चलो, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। अगला हमारा पोर्शन है आर्थिकी का। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बैठे रहिए साथ में, आर्थिकी भी अभी निपटाएंगे। चलो, आर्थिकी वाले पोर्शन की फिर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ यहीं से। 1 मिनट का चाहे तो आप पॉज ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। थैंक यू। अब देखिए, जो आर्थिकी वाला ये पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आपसे जो इकोनॉमिक्स जो आपसे पूछी जाती है उसमें 70% से योगदान ज़्यादा करंट अफेयर्स का होता है। इसलिए इस पोर्शन को हर साल की हर महीने की मैगजीन में हम ठीक से देखेंगे। इवन तो जब घटना सार आएगी उसमें भी बहुत थॉरली हम चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद एक घटना चक्र की एक बुक भी आती है आर्थिकी नाम से, उसको भी ठीक से देखना होता है। लास्ट ईयर के जब रिविजनों की बात करते हैं, जब PYQ की जब मैं बात करता हूँ, उनको ठीक से देख के मुझे ये समझ में आता है कि ये वाला जो पोर्शन है उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इससे पूछी जाती हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों का पहला टॉपिक है, यहाँ से देखिए आप, ADB द्वारा सिक्किम में बिजली आपूर्ति हेतु ऋण की मंजूरी। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक, ये एक ऋण दे रही है। किसको दे रही है? सिक्किम को दे रही है। किस बाबत दे रही है? तो बिजली की आपूर्ति के लिए ऋण दिया जा रहा है, राइट। ये वाला पॉइंट हम लोगों ने कवर किया था 1 लाइनर में, जो हम लोग आगे अभी पढ़ रहे थे। इसमें है क्या कि जो वहाँ की बिजली है सिक्किम की, उसकी गुणवत्ता को सुधार करने के लिए, लचीलेपन, रेजिलेंट के लिए और उसकी विश्वसनीयता के लिए 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण के रूप में प्रदान किए गए। एक चीज़ आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़, ADB का जब भी नाम आए, ADB से कभी भी आप कंफ्यूज मत हो जाना NDB से। NDB और ADB टोटली डिफरेंट है। NDB है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको कई बार ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। NDB की स्थापना हुई थी 2014 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में, जबकि जो आपकी ADB है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB की स्थापना हुई थी 1967 में। बहुत पहले है एशियन डेवलपमेंट बैंक, बहुत पहले आई। NDB मतलब न्यू से याद रख लेना, बाद में आई, 2014 में आई। और ये एक ब्रिक्स बैंक है, ना कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, याद रख लेना। NDB ADB में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, पहले नहीं होते, जब एग्जाम आ जाता है तो कन्फ्यूज़न ये बढ़ के और ज़्यादा हो जाता है, राइट। तो चलिए, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें देखिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इसमें और बहुत खास चीज़ नहीं है। केवल ये वाला अगर पॉइंट आप छोड़ दें, ये सिक्किम की पावर फॉर ऑल पहल की समर्थन करता है, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। कितने नेटवर्क की बात हो रही है, क्या किया जाएगा, जैसे कंडक्टर जो हैं, ज़मीन के अंदर जो कंडक्टर हैं उनको बदला जाएगा, क्षमता बढ़ाई जाएगी, नेटवर्क प्रणाली में सुधार किया जाएगा, ये सारी सब बातें हैं। लेकिन इसमें और कुछ नहीं है। ज़रूरी ये है कि किसको ऋण दिया है, सिक्किम को दिया, किसने दिया, ADB ने दिया है, किसके लिए दिया है, तो बिजली की आपूर्ति के लिए दिया। कितना दिया है? तो 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, US डॉलर दिया है। परियोजना है ये सिक्किम की पावर फॉर ऑल, राइट। एशियन डेवलपमेंट के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ठीक से पढ़िए। स्थापना 1967 लिखा हुआ, 1967 66 लिखा है, मुझे 67 याद था, 66 होगा आई थिंक। ये तो ऑथेंटिक है, एक बार गूगल चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। चलो, इसमें कितने हैं? 68 कंट्रीज़ इसमें हैं। और क्या है, जिसमें 49 एशियाई क्षेत्र से आते हैं। अब मान लीजिए अगर कभी आए एशियन डेवलपमेंट पे क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, ADB, हो सकता है उसमें आपको ये वाला पॉइंट लिखने को मिले, इसमें सारे कंट्रीज़ एशिया से हैं, आने की ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। इसमें कभी मत लगा देना कि ये सारे एशिया से ही हैं। कुछ 49 एशिया से हैं, जबकि बचे हुए जो हैं वो आपके अदर एशिया कॉन्टिनेंट से जितने अलग हैं वो उससे आते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मासासुगु आसाकावा, जापान के हैं। फिलीपींस में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने में मिलता है, मनीला में, राइट। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसमें वेरी 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 वेरी, जितने बार वेरी लिखेंगे उतना फ़ायदा होगा, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, UPPCS, RO सब में पूछा गया, ठीक। तो इस बार है एक आर्थिक थिंक टैंक है, इसका नाम है GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। इसका आंकड़ा ये बोलता है कि 2023-24 में जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो व्यापार है दोनों देशों का, द्विपक्षीय व्यापार, बायलैटरल ट्रेड, वो 118.4 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार चाइना के साथ में हुआ है। और एक बड़ा पॉइंट इसमें ये है, इस बार USA को पीछे छोड़ दिया है। 2-3 साल से लगातार USA टॉप पे था, इस बार USA हट गया है, चाइना नंबर 1 पे है। बायलैटरल ट्रेड में केवल एक तरफी ट्रेड नहीं है। एक बात
जब बायलैटरल ट्रेड की बात करते हैं तो इंडिया का ज़्यादातर जो बायलैटरल ट्रेड है वो अब हो रहा है चाइना के साथ में। एक चीज़ और है, चाइना के साथ में बायलैटरल ट्रेड ज़रूर है, बढ़ोतरी भी हुई है एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ट्रेड डिफिसिट बना हुआ है। ट्रेड डिफिसिट बना हुआ है। अब ये ट्रेड डिफिसिट क्या है? ये इसको बोलते हैं व्यापारिक घाटा। व्यापारिक घाटा क्या होता है? व्यापारिक घाटा ये होता है, अगर हम कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं 100 रुपये की, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 20 रुपये की, तो टोटल व्यापारिक घाटा हम लोगों का होगा 80 रुपये, 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ ये व्यापारिक घाटा होता है, ट्रेड डिफिसिट होगा। चाइना के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड डिफिसिट ज़्यादा होता है, जबकि यूएसए के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हमको ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता है। सरप्लस का मतलब है कि यूएसए हमको 20 रुपये की चीज़ यहाँ बेचता है, हम उसको 100 रुपये की चीज़ वहाँ बेचते हैं, तो इसमें हमको फ़ायदा होता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये चीज़ें याद रखने ना, कितना हुआ है भारत अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार था इतना था, लेकिन 22-23 के दौरान अमेरिका जो था भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। याद रखना इस चीज़ को। दूसरी एक और चीज़ है, बाकी ये सारी सब बातें हैं, ये सब कहानी है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भारत निर्यात कर रहा है, समझे, निर्यात कर रहा है, निर्यात में भारत के 8.7% की वृद्धि हुई है। टोटल निर्यात कितना है? 16.67 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर, जिसमें भारत के निर्यात में क्या है? लौह अयस्क है, सूती धागा है, कपड़े, हथकरघा, मसाले, फल सब्जियां, प्लास्टिक और एल्युमिनियम जैसी वस्तुएं। जबकि जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है 3.24% की, जो अब बढ़ के 101.7 अरब डॉलर हो गया है। मतलब इतने 101.7 बिलियन डॉलर हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, जबकि 16.67 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यानी व्यापारिक घाटा बहुत बड़ा है। ठीक, इससे भारत को घाटा होता है, फ़ायदा नहीं होता है, समझे। बहुत फ़ायदा तो ऑफकोर्स होगा क्योंकि हमें ज़रूरत है तो हम चीज़ें मंगा रहे हैं, लेकिन व्यापारिक घाटा है, जो ट्रेड डिफिसिट है वो चाइना के साथ में बहुत ज़्यादा है, राइट। चलो, अब कुछ एक बातें हैं यहाँ पे, ये लिखी गई है जो GTRI है उसके बारे में। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप देख लेना, कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। चलो आगे वाले पॉइंट पे आता हूँ। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया, मतलब एक्सपोर्ट जो था इंडिया का 2023 और 24 के अंदर इस समय टॉप पे है। तो कितना है? तो आप यहाँ पे देखेंगे जो 2023-24 में एक्सपोर्ट है वो 778 बिलियन डॉलर के आसपास है। निर्यात है, रिकॉर्ड निर्यात है, सबसे ज़्यादा है। लेकिन वहीं पे अब देखिए, जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट होती है तो उसमें दो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। आइदर वो सर्विस होगी यानी जिसको सेवा बोलते हैं, सेवा। आइदर वो कोई एक प्रोडक्ट होगा, समझे, जिसको प्रोडक्ट एंड सर्विस, वस्तु, जिसको वस्तुएं बोलेंगे, राइट। इन चीज़ों में अब इसका अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा निर्यात। कहाँ गया? सेवा निर्यात जो है वो इस बार है 341 बिलियन डॉलर का, जो बढ़ा है 325 से। और इसके बाद वस्तुगत निर्यात यानी वस्तुओं का निर्यात, प्रोडक्ट का निर्यात इतना हुआ करता था, जो इस बार इतना हो गया है 437.1 बिलियन डॉलर, राइट। इसमें इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं, इससे ज़्यादा सारी कहानी है, बहुत सारा डेटा है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलो आओ आगे आ जाओ। कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, लिख सकते हैं आप इसमें। मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल का निर्यात किया गया। बासमती चावल की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बासमती चावल पे दुनिया में एक मोनोपोली है, इंडिया और पाकिस्तान की। अगर इंडिया पाकिस्तान में देखें तो इंडिया की मोनोपोली है। वेस्टर्न मार्केट के अंदर बासमती चावल इंडिया और पाकिस्तान दोनों निर्यात करते हैं। एक धोखा किया गया इंडिया के साथ में बहुत सालों पहले। बासमती चावल में एक अलग महक होती है, एक अलग टेस्ट होता है, अच्छा लगता है खाने में। इसलिए इसको पेटेंट कराने के लिए यूएस की एक कंपनी ने अलग नाम से, बासमती के अलग नाम से इसको पेटेंट कराने की कोशिश की। इंडिया और पाकिस्तान ने उसमें दोनों ने आपत्ति जाहिर की एक साथ, दोनों इस मुद्दे पे एक साथ थे, और बाद में वो जो पेटेंट था उसको कैंसिल कर दिया गया, राइट। तो इस बार इंडिया, मतलब बासमती चावल वेरी इंपॉर्टेंट है इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए। दुनिया में केवल इंडिया और पाकिस्तान, केवल यहीं पर आपको देखने को मिलता है, राइट। चलो, अब है क्या, क्योंकि थोड़े जुलाई 2023 में एक घटना हुई जिसमें घरेलू कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए, अगर मान लीजिए कोई चीज़ आप एक्सपोर्ट कर देंगे तो घर में जो चीज़ें हैं, घरेलू चीज़ें भारत के अंदर, वहाँ पे उसकी कमी हो जाएगी। जब कमी होगी तो उसका प्राइस अल्टीमेटली बढ़ेगा ही। इसलिए ये कीमतों पे कमी लगाने के लिए, क्योंकि देखिए 2023 में ये काम हुआ क्योंकि अब चुनाव भी आने वाला था, राइट, और बहुत सारे मुद्दे भी थे, ठीक। इसलिए इसको करने के लिए गैर बासमती चावल जो था उस पर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन जो विदेश व्यापार निदेशालय है, यानी जो फॉरेन ट्रेड डायरेक्टरेट है, उसकी अधिसूचना में कहा गया कि इस बार मॉरिशस को चावल निर्यात करने की अनुमति दे दी गई। चावल कितना निर्यात किया गया? 14,000 टन। गैर बासमती है, याद रख लेना इसको, गैर बासमती है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ।
IESA और फिक्की के बाद एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, एक समझौता ज्ञापन जिसको बोलते हैं वो साइन हुआ है। किससे रिलेटेड है? तो सेमीकंडक्टर विनिर्माण से रिलेटेड है। सेमीकंडक्टर इंडिया में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं आगे आने वाले समय में, क्योंकि सेमीकंडक्टर पे अगर आप देखेंगे पूरा वर्ल्ड वाइड तो आपको चाइना और ताइवान दो देशों, इवन दो हम आपको ये ताइवान को एक देश के रूप में एक नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ताइवान और चाइना की मोनोपोली है। और आपने देखा है कि पिछले सालों इतनी डिपेंडेंसी बढ़ गई है सेमीकंडक्टर के मामले में, क्योंकि सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा ज़माना है। हाँ, तो उस समय जब बढ़ती है तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचता है। मान लीजिए किसी समय अगर चाइना और अगर वियतनाम में बोल रहा हूँ, ताइवान पे अगर हमला कर देता है, उस समय पे अवेलेबिलिटी सेमीकंडक्टर की बहुत कम हो जाएगी। और जब अवेलेबिलिटी कम होगी तो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। बहुत ग्लोबल मार्केट में इन दोनों कंट्रीज़ का मैक्सिमम शेयर है सेमीकंडक्टर में, इसलिए इंडिया में सेमीकंडक्टर की बात हमेशा चलती रहती है। ठीक, यूएसए भी इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश में लगातार लगा है, अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ भी लगे हुए हैं, राइट। तो इसमें एक नवाचार के लिए सेमीकंडक्टर एसोसिएशन जो है IESA, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन ने फिक्की जिसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साथ में एक समझौता ज्ञापन यानी MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जो भारत में नवाचार को यानी इनोवेशन को बढ़ावा देगा, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का समर्थन करेगा। बाकी कहानी है, कहानी इसलिए है क्योंकि देख के ही मुझे समझ में आ जाता है बाकी। ठीक, चलो, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। सेमीकंडक्टर आज के युग की ज़रूरत है सेमीकंडक्टर, राइट। अब है भारत $5 ट्रिलियन के साथ डॉलर से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाला 5वां देश बना गया। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, बाजार पूंजीकरण का मतलब है बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनियां लिस्टेड हैं उनका मौद्रिक मूल्य कितना है, उनकी वैल्यूएशन कितनी है, उनका शेयर प्राइस कितना है, उससे ये तय होता है। ठीक, अभी तक दुनिया में भारत 5 में नहीं था, 5 से बाहर था। इस समय USA टॉप पे है, फिर चाइना है, फिर आपका जापान है और फिर हांगकांग है। हांगकांग चाइना एक ही हैं लेकिन अलग अलग हैं यहाँ पे। इसके बाद भारत 5वां देश है जिसका बाजार पूंजीकरण $5 ट्रिलियन के पार कर गया है। ठीक, अब क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये सब छोटी छोटी घटनाएं ऐसी लिखी हुई हैं, इनको बहुत समझने की आवश्यकता है नहीं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप देखते हैं, जब स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं, है ना, वहाँ पे जो कंपनियाँ लिस्टेड हैं उनके शेयर की मूल्य है, लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, दुनिया भर की चीज़ें। आजकल तो बड़ा तूफान मचा हुआ है, राइट। स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज भी है, भारत एवं एशिया का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अवस्थित वर्ड सही नहीं है यहाँ पे, स्थित होना चाहिए, राइट। RBI द्वारा केंद्र सरकार को अधिशेष हस्तांतरण किया गया। अधिशेष हस्तांतरण का मतलब ये है मोटा मोटा, RBI जो पैसा कमा रहा है, जो साल भर में बचाएगा, तो वो जो RBI एक्ट है 1934 की धारा 47 ये बोलती है कि वो बचा हुआ पैसा भारत सरकार को उसे देना होगा। ठीक, एक बात तो इसलिए अधिशेष जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया और इस अधिशेष की मूल्य की कीमत है ये रही। ठीक, कितनी रही? 2,10,000 समथिंग ऐसे करोड़ है, जिसको 2.11 लाख करोड़ रुपए के आसपास बोलेंगे 2023-24 में, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, हालांकि ये फाइनेंशियल ईयर नहीं, जो अकाउंटिंग ईयर होता है RBI का, वो होता है जुलाई टू जून। ठीक, याद रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है ये भी बात, इसलिए मैंने बता दी। नीचे लिखी भी शायद कहीं आपको मिल जाएगी। ठीक, इसमें और ऐसी कुछ चीज़ें है नहीं। ठीक, यहाँ देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है। अवगत करा दें कि रिजर्व बैंक का लेखांकन वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर जुलाई से लेकर जून तक होता है। चलो आगे आ जाओ। श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन की आपूर्ति की गई है, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो इंडिया की कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, वो XP100 अपनी पहली खेप निर्यात की 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन की। आप जब कभी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग स्टेशन, सब स्टेशन होती हैं, जहाँ पे आप एक जगह आपको पेट्रोल मिलेगा 96 रुपये में आसपास, एक जगह मिलेगा आपको 102 रुपये, 103 रुपये के आसपास। अब जो 102 रुपये या 103 रुपये के आसपास वो है, वो यही XP100 है, उसके ऊपर लिखा होता है XP100, बहुत प्रीमियम पेट्रोल होता है, राइट। वो इसलिए वो इंजन को बहुत सुरक्षित रखता है, कामकाज बेहतर करता है, एंटी नॉकिंग सुविधा होती है। एंटी नॉकिंग क्या होती है, मैं कभी साइंस में आऊँगा तो बताऊँगा, ठीक है, अभी नहीं, अभी ये सब वक्त ज़ाया करेंगे, ठीक है। TSSEZL और हाइजेनको के मध्य समझौता हुआ है। ये कौन है? टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और HSP क्या है, 5 प्राइवेट लिमिटेड,
ठीक, ने हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया परियोजना को स्थापित करने एक समझौता ज्ञापन किया है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताइए, मेरा ये पढ़ने का बहुत कुछ उद्देश्य नहीं था, लेकिन यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ग्रीन हाइड्रोजन से आपका आशय क्या है ये मुझे बताएं आप। या ग्रे वाटर जो होता है उससे आशय क्या है, या एक नेट जीरो आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कुछ, इनसे आशय क्या है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस कभी भी आपसे पूछ सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन हरे कलर की हाइड्रोजन नहीं होती है। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है ऐसी विधियों से हाइड्रोजन बनाई जाए जिसमें पर्यावरण का बिल्कुल भी नुकसान ना हो, ठीक, वो होती है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक, ऐसे इसी परिभाषा से हम ग्रीन अमोनिया भी समझ सकते हैं। ठीक, किनके बद्ध हुआ है समझौता ज्ञापन, तो TSSEZL और हाइजेंको, राइट, बस खत्म कहानी, आगे आ जाएगा। भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेसम। लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये कोई ऐसी विशेष चीज़ नहीं है जो आपको बहुत इस पर दिमाग लगाना है, बस इसको छोड़ दीजिए, फालतू की चीज़ है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंतर्राष्ट्रीय पे देखिए आगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे, राइट। अभी तक बोलते बोलते मुझे लग रहा है 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कार्यक्रम है तो चलता रहना चाहिए, राइट। चलिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को ठीक से अब देख लेते हैं। पहली देखिए घटना यहाँ पे लिखी हुई है, मोहम्मद मोखबर ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति मतलब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर चुना गया है। क्यों चुना गया है? अभी हाल ही में आपने घटना देखी कि 20 मई को ईरान के राष्ट्रपति की एक वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद किसको बनाया गया है? तो याद रखना, मोहम्मद मोखबर को इंटरिम बनाया गया है। इंटरिम मतलब अंतरिम, अभी परमानेंट नहीं है। ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि अगर दुर्घटना में राष्ट्रपति की मौत होती है या किसी भी अन्य हादसे में मौत होती है तो 50 दिन के अंदर उसके चुनाव कराने आवश्यक है। अभी इंटरिम है, ये 50 दिन के अंदर चुनाव होता है, देखेंगे और क्या बनता है, कौन नया बन के आता है। फिलहाल अभी ये, इससे पहले जब रईसी की जब मृत्यु हुई थी उस समय ये वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, राइट। चलो, इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। यहाँ लिखा है ईरान के राष्ट्रपति रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना के मृत्यु के बाद में इनकी नियुक्ति कर दी गई। 50 दिन के लिए कार्यवाहक के रूप में ये रहेंगे, और इससे ज़्यादा और कुछ है भी नहीं इसमें। चलो अगला आ जाओ। महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपियन यूनियन का पहला कानून। देखिए, पहला कानून है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। किसका है? यूरोपियन यूनियन का, एक बात। दूसरी बात किसके लिए है? महिला हिंसा के लिए। तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। यूनियन पहला है, इंपॉर्टेंट हो गया। यूरोपियन यूनियन है, बड़ी संस्था है, 27 कंट्रीज इसमें मिलके आते हैं। दूसरी बात है महिलाओं के लिए है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो है उनके लिए कानून लेके आया गया, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। इसमें जैसे महिलाओं के साथ जो हिंसाएं हो रही हैं, चाहे उसमें जननांग विकृति हो, जबरन विवाह हो, ऑनलाइन उत्पीड़न हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इनके लिए एक कानून के अनुसार इनको क्या कर दिया गया, इनको अपराध घोषित कर दिया गया। अभी तक, अब देखेंगे आप, क्या अब अपराध घोषित किया? ऐसा नहीं, जहाँ वहाँ के जो कंट्रीज़ हैं वो पहले से ही अपराध घोषित कर चुके हैं, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का है। याद है? आप समझ रहे हैं ना इस डिफरेंस को, क्योंकि ये वो कंट्रीज़ की बात है, ये एक संघ की बात हो रही है, एक संगठन की बात हो रही है, राइट। इसमें 3 वर्ष के अंदर नियमों का पालन करने के लिए राष्ट्रीय कानून को शामिल करना आवश्यक है। ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं और इसमें कोई ऐसी खास बात, इससे ज़्यादा खास बात नहीं है। यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ चीज़ें और ज़्यादा आपको जाननी है। जैसे यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं और ये दुनिया का सबसे अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक, इस बात पे फोकस करना, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक, संघ है। ये किसी और काम के लिए नहीं है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए ही ये बना हुआ है। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी मॉस्ट्रिच संधि से, जो 1 नवंबर 1993 को लागू हुई। ठीक, इसका मुख्य लक्ष्य यूरोप में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता बढ़ाना है। ठीक मतलब कुल मिला के आर्थिक और राजनीतिक चीज़ों पे ही फोकस करना है। इसकी जो मुद्रा है यूरो है। कौन कौन डिसाइड करता है? तो इसके 20 जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इसका क्या है, उनके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, फिर है भारत यूएई भारत CEPA काउंसिल के साथ ICC का समझौता। एक बात, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्यों देखना है? अभी समझ में आ जाएगा। पहली बात तो आप ये समझ लें, एक CEPA, पूरा टॉपिक समझने से पहले ये समझिए CEPA क्या है। CEPA का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। एक मिनट, CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप
क्या है, एग्रीमेंट, राइट। मैं तो कभी कभी मैं क्या करता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कभी कभी ऐसा दिमाग हो जाता है जब ज़्यादा देर तक बैठे रहो, ऐसे ही काम करता है। तो CEPA है, एक ऐसे ही होता है CECA, वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। जब कभी किसी देश के साथ में समझौता होगा, सेपा जो है ये बहुत सारे देशों के साथ में करता है, जैसे इंडिया कनाडा के साथ में भी ये कर चुका है, ठीक। और अब यूएई के साथ में भी ये किया है, अन्य कंट्रीज के साथ में भी ऐसी बातें अक्सर चला करती हैं, राइट। इससे पहले एक समझौता और होता है जिसको बोलते हैं सेसा, CECA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। पहले ये किया जाता है, फिर उसके दूसरे चरण में CEPA आता है, ठीक। एक बात, दूसरी बात ये अब CEPA आप समझ गए, व्यापार भागीदारी बढ़ाने के लिए होता है। दूसरी बात है, इसमें लिखा है UAE भारत CEPA काउंसिल, यानी UAE इंडिया CEPA और काउंसिल UICC यहाँ पे लिखा हुआ है, UICC और ICC यानी इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो भारत में है, उसके बीच में एक समझौता ज्ञापन हुआ है। कुछ बातें उसमें निकल के आई हैं समझौता ज्ञापन में, वो क्या है। इंडिया की तरफ ICC को रिप्रेजेंट कर रहे थे उसके महानिदेशक राजीव सिंह, और UICC के महानिदेशक जो है, निदेशक हैं अहमद अल जलेबी कर लेना, इसको याद रह जाएगा, वैसे पूछा नहीं जाएगा ये, ठीक। इसमें समझौते में बात है कि दोनों देशों के मध्य जो बायलैटरल ट्रेड है उसको कैसे बढ़ाया जाए और उसमें दोनों देशों का फ़ायदा हो, नीतियाँ कैसे बनाई जाएँ उनके अनुकूल, और यही सारी चीज़ें हैं, इन्हीं के आसपास बातें सारी घूम रही हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो यहाँ से हो सकता है आपसे पूछी जाए, वर्ष 2000, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ष 2024 में स्थापित UAE भारत CEPA परिषद, जिसको बोलते हैं UICC। आपसे हो सकता पूछा जाए UICC क्या है, दूसरे कथन में लिखा हो, पहले कथन में लिखा होगा क्या है, दूसरे में लिखा होगा इसकी स्थापना सन 2023 में की गई थी, नहीं 2024 में की गई थी, याद रखना एक चीज़, ठीक। ये आर्थिक निवेश और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक। फिर कुछ एक डेटा दिया है, डेटा पढ़ लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं यूज़ नहीं आएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि सेपा के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो मुझे एग्रीमेंट याद नहीं आ रहा था, ये वही वाला एग्रीमेंट है, ठीक। दोनों के मध्य 2022 में साइन हुआ था, ठीक। चलो आगे आ जाओ। अगला हमारा पॉइंट है आंद्रेज प्लेकोविक, तीसरी बार क्रोएशिया के PM बने। अब ये बताइए 193 कंट्रीज़ के आसपास में हम लोगों को कितनी कंट्रीज़ के PM, कितनी कंट्रीज़ के CM, प्रेसिडेंट, क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें याद नहीं रखनी है। ऐसे जब क्वेश्चन जब आएँ, अगर वो कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी बहुत चर्चा में नहीं रहा है, तो उसके केवल इसी नाम की हेडिंग को ही हमें रट के जाना है, बस याद रख लेना। क्रोएशिया वही है जो फुटबॉल में जिसने धमाल मचाया था, आंद्रेज प्लेकोविक, याद रखना, क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर बने। इसको आप भूल से भी प्रेसिडेंट मत कर देना, बच्चे ऐसी गलती करते हैं, समझे। वहाँ पे एक ऑप्शन आपको प्रेसिडेंट लिखा हुआ हो सकता मिल जाए, ठीक। यह उनका तीसरा कार्यकाल है, 16 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है, राइट। क्रोएशिया की सिचुएशन यहाँ पे लिखी हुई है, दक्षिण पूर्वी यूरोप यानी साउदर्न ईस्टर्न, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको क्रोएशिया आपको देखने को मिलता है। बाल्कन में पानोलियन प्लेन और भूमध्य सागर के बीच बसा एक देश है, बस। राजधानी इसकी यहाँ देख लो, राजधानी देख लो, जाग्रेब है। ये 1 जुलाई 2023 को यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश बना। इस समय आपको बताना है रिसेंट में कौन सा ऐसा देश है जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य बना है, याद रखो। एक वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये आया इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूँ उसको याद रखना, वेरी 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 वेरी, 8 बार वेरी लिख दो, याद हो जाएगा। रॉटरडैम में हुआ है विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024। नीदरलैंड की राजधानी है रॉटरडैम, उसमें हुआ है ये सम्मेलन, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, दुनिया की सबसे बड़ी समिट है, और इसको कंडक्ट कराया है सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल ने। सस्टेनेबल एनर्जी, यहाँ पे देखिए, इसको बोल्ड कर दो, सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल, और नीदरलैंड सरकार द्वारा ये है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन कार्यक्रम है। एक चीज़ हाइड्रोजन ईंधन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कार्बन एमिशन होता ही नहीं है, ठीक। हाइड्रोजन जल जाती है, कुछ नहीं निकलता है, ठीक, इसलिए हाइड्रोजन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, समस्या ये है हाइड्रोजन के साथ में कि हाइड्रोजन बनाने में जो विधियां हैं उन विधियों में कार्बन का एमिशन होता है, राइट। तो जब ग्रीन हाइड्रोजन की जब कभी भी बात होती है तो उनमें उन विधियों की बात की जाती है जिसमें कार्बन एमिशन ना हो, ठीक है। चलो, इसमें और कुछ नहीं है, याद रखना। कहाँ हुआ? रॉटरडैम। कहाँ हुआ? रॉटरडैम, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ रखा हुआ मिलेगा ये क्वेश्चन UPPCS में रिव्यू ऑफिसर में। फिर है UAE द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ किया गया।
ऐसे आपसे ये क्वेश्चन सीधे अगर ऐसे पूछा जाएगा कि किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंट वीज़ा की घोषणा की है, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, यूएसए, कनाडा, एक और कुछ मिल जाएगा, एक यूएई मिल जाएगा, एक और कुछ मिल जाएगा। ऐसे गोल्डन वीज़ा की भी बात हुई थी पिछली बार में, ऐसे यूएई वीज़ा की भी बात हो रही है। जो लोग पर्यावरण बचाने के लिए बहुत ठीक ठाक अच्छा काम कर रहे हैं, उनको यूएई की गवर्नमेंट वीज़ा देगी 10 साल के लिए, लॉन्ग टर्म का वीज़ा है, 10 साल ब्लू रेजिडेंट वीज़ा देगी। इसमें कुल इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक। ब्रिटिश अंटार्कटिका क्षेत्र में रूस द्वारा तेल व गैस की खोज। देखिए, अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो अभी तक जहाँ पे लोग ठीक से रिसर्च वहाँ नहीं कर पाए हैं, पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं। बहुत ज़्यादा बर्फ़ से ढकी हुई है, हज़ारों मीटर की जहाँ बर्फ़ है उसके नीचे क्या है वी डोंट नो। ठीक, हमको सच में नहीं पता है वहाँ क्या है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च स्टेशन भी अंटार्कटिका में बनाए गए, जैसे कि दक्षिण गंगोत्री बनाया गया था 1984 में, आपको याद हो, जब ये आप बहुत बार पूछा भी गया है। दक्षिण गंगोत्री बनाया गया, फिर वो बर्फ़ का तूफान आया 4 साल बाद, बहुत बुरी तरीके से ढक गया, फंक्शनलेस हो गया। इसके बाद में मैत्री 1989 में बनाया गया। ठीक, और फिर इसके बाद में 2012 में भारती बनाया गया। ये इंडिया के रिसर्च स्टेशंस हैं, कहाँ पे, अंटार्कटिका क्षेत्र में। जबकि आर्कटिक क्षेत्र में जब हम देखते हैं भारत का रिसर्च स्टेशन तो हिमाद्री मिलता है हमको, कहाँ मिलता है, नॉर्वे के अंदर। राइट, इतनी चीज़ें मुझे बतानी थी, ज़रूरी थी। तो बस केवल बात इतनी सी है, रूस ने तेल और गैस की खोज की है बस। देखिए कुछ एक चीज़ें ये भी है, अंटार्कटिका वर्तमान में 1959 की अंटार्कटिका संधि के अधीन है, जिसके अनुसार क्षेत्र में सभी तेल निष्कर्षण विधियों पर रोक लगाई गई है। अगर ये नहीं लगाई गई होती तो अभी तक जितने भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, यूएसए हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब वहीं पहुँच चुके होते। ठीक, कि हमको भी तेल चाहिए, हमको भी तेल चाहिए, सब खोद के जाली बना देते हैं अंटार्कटिका को। वैसे भी इन्वायरमेंट का इतना ज़्यादा नाश कर रखा है, इतनी ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रखी है। अगर कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, ये हो रही हैं, अच्छी बात है। चलो आगे आओ। विलियम लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट लगाना ना। जब ताइवान में कोई भी पॉलिटिकल घटनाक्रम होता है, पूरी दुनिया की उस पर नज़र होती है। उसी में एक ये घटनाक्रम है, विलियम लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति बने। अब ताइवान के जब ये राष्ट्रपति बने हैं तो ताइवान की फिर वही बात, जब ताइवान आपकी नज़र में आता है तो ताइवान से चाइना भी नज़र में आता है, फिर चाइना ताइवान का हस्तक्षेप, ताइवान पे चाइना का हस्तक्षेप भी आपको नज़र आता है ना। ये सारी चीज़ें तो आपको नज़र वैसे ही आती हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि किसको हटा के बने, तो जो पुराने थे उनको हटा लिया गया है। किसको हटाया है तो देखिए, राष्ट्रपति साई इंग वेन का स्थान लिया। इससे पहले ये उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, याद रख लेना कौन, विलियम लाई चिंगते। 7-8 बार नाम लो, विलियम लाई चिंगते याद हो जाएगा, क्योंकि इंगते पिंगते सिंगते पता नहीं क्या लिख के आएगा वहाँ पे, जिंगते आप हो जाएंगे ते वहाँ पे। समझ में आ रहा है मेरी बात, समझ में आ रही है? इसलिए मैं कह रहा हूँ 7-8 बार नाम लो, आप उससे फैमिलियर हो जाएंगे इस नाम से। विलियम साई, अरे क्या है यार, यहाँ पे साई लिखा है, यहाँ पे साई लिखा है, विलियम लाई साई, जो भी है इंग्लिश वाला पढ़ लेना, TSAI, विलियम साई इंग वेन ते पता नहीं क्या है, चिंग तेन वेन, मर गए, कुछ हो गया, एक ही जैसे हैं सब ये के। हाँ ये लाई चिंगते, सॉरी ये लाई चिंगते हैं, जबकि है वो साई इंग वेन, सॉरी। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट इसमें घटनाक्रम एक और भी है कि इसमें 29 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जो पैसिफिक रीजन से हैं, मिडिल अमेरिका कॉन्टिनेंट है वहाँ से हैं, और इसी वेटिकन सिटी से आए हैं। 12 राजनयिक शामिल हुए। बहुत से देश हैं जो, क्योंकि चाइना 1 नेशन पॉलिसी को फॉलो करता है और दुनिया से कहता है कि 1 नेशन पॉलिसी ही फॉलो करनी है। इंडिया भी रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है ताइवान को, बहुत सारे अदर कंट्रीज़ हैं वो भी रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इतने लोग अगर आ जाएँ तो ये अच्छी बात है, बड़ी बात है, अच्छी बात है। देखिए, अफ्रीका पे भारत अमेरिका वार्ता का दूसरा दौर चालू हुआ। अफ्रीका बहुत पिछड़ा है, उसके लिए इंडिया और यूएसए क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए ये वार्ता हुई। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, राइट। इसलिए इसको पढ़ना नहीं है आपको। हो सकता है आपसे अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि इंडिया ने किस देश के साथ मिलकर अफ्रीका के जीर्णोद्धार के लिए वार्ताएं मई के महीने में की, हाल ही में किया, मई महीने नहीं लेकिन हाल ही में लिख के आता है, राइट। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना। अफ्रीकन यूनियन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, देख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए, राइट। G20 के स्थायी सदस्य के रूप में भारत की स्थायी G20 के सदस्य में शामिल करने के बाद अमेरिका भारत पहली ऐसी वार्ता है। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम UNFF का 19वां सत्र। अब देखिए, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र है
कौन सा सत्र हुआ? 19वां हुआ। किस पे हुआ? वन पे हुआ। कहाँ हुआ? तो मध्य न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित हुआ। ठीक, इसमें इंडिया ने भाग लिया है। इसको हेड किया था बुरुंडी के स्थायी प्रतिनिधि जेफरिन मनीरंगतंगांग, राइट, ऐसे कुछ नाम है। जेफरिन मनीर तांगा याद रखना, पीछे का जेफरिन याद रखना, जाफरान से, ठीक, याद आ जाएगा आपको। ठीक, इसमें है क्या? वनों के लक्ष्यों को, वैश्विक वन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 से सतत विकास की दिशा में प्रगति बढ़ाने पर यह केंद्रित की। अब कुछ एक बात बताइए, जो एसडीजी गोल्स हैं उनका लक्ष्य क्या है 2030? कितने हैं आपको पता है? 17 हैं। और कब आए थे? तो 2015 में आए थे। कहाँ से निकल के आए? तो पेरिस एग्रीमेंट से निकल के आए थे, राइट। एसडीजी गोल्स के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है? तो मैंने ये पिछले वीडियो में आपको बताया है, जो मैंने आपको सूचकांक के प्रॉपर वीडियो दिया है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद करेंगे उसको, आखिरी में वही काम आएगी। बाकी वैसा ना कहीं किसी बुक में आपको लिखने को मिलेगा, ना कहीं देखने को मिलेगा, वो हम लोगों ने बैठ के बनाई है, राइट। इसमें बस यही सारी सब बातें हैं। इस यात्रा के दौरान 15 वर्षों के वन संरक्षण सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण रेखांकन किया गया, प्रगति को लेखांकन किया गया। इंडिया की अच्छी बात यह है कि इंडिया ने 2010 और 20 के मध्य औसत वार्षिक वन क्षेत्र में शुद्धि के मामले में तीसरे स्थान पे है। मतलब जो एवरेज वन बढ़ रहे हैं इंडिया में, उसकी प्रगति के मामले में 10 सालों में इंडिया तीसरे स्थान पे है। अच्छा, एक सवाल आप मुझे और बताएं, इंडिया की भूमि पे, इंडिया के लैंड पे कितने % वन आच्छादित होने चाहिए? जो आपका फॉरेस्ट कवर एरिया है वो कितना होना चाहिए? एक बात। दूसरी बात है, ये इसके लिए कब कोई नीति बनाई गई थी, उस नीति को बताएं। मैंने ISFR जो रिपोर्ट 2021 के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ढंग से कवर की थी। वहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं, केवल ISFR रिपोर्ट ही रट के चले जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, इधर उधर की चीज़ें भी देखनी है आपको, राइट। तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें आपको बताने की कोशिश की थी। आप वो वीडियो देखो जाके, फ़ायदेमंद है, हर साल उससे क्वेश्चन आता है, इस साल भी रखा हुआ आपको मिलेगा। अगर 2023 की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक 2021 की ISFR रिपोर्ट इंपॉर्टेंट ही है, राइट, याद रखो। चलो, कुछ बातों पे IAF जैसे एग्रीमेंट ऑन फॉरेस्ट के लक्ष्यों का समर्थन करता है। कौन समर्थन करता है? तो UNFF किसका निकाय है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक जो बॉडी है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, जिसको बोलते हैं इकोसॉक, का एक निकाय है, ठीक। और कुछ नहीं है। इसकी स्थापना इतने में की गई थी, USA में इसका ऑफिस है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा बैठक। एक तरफ आसियान है, एक तरफ है इंडिया। आसियान टोटल 10 कंट्रीज़ हैं, एक तरफ है इंडिया अकेले। दोनों में वस्तु व्यापार समझौते के लिए समीक्षा बैठक की गई है, ठीक। अब इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ो, ठीक, ये पढ़ो बैठ के आसियान के बारे में। आसियान क्या है, स्थापना क्या हुई थी, इतनी तारीख को हुई थी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई, इसलिए ये इससे निकल के आता है बैंकॉक घोषणा पत्र, उसी से आसियान फॉर्म हुआ। 10 कंट्रीज इस समय वर्तमान में है। राजधानी इंडोनेशिया के जकार्ता में आपको देखने को मिलेगी, और इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र में आर्थिक सहयोग एवं विकास को बढ़ाना, राइट। 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक का आयोजन। देखिए, अंटार्कटिका संधि परामर्श, वही अंटार्कटिका जो मैंने कहानी बताई, आधी कहानी इसमें वही है। अब इसमें ये बैठक कहाँ हुई थी? पहले तो हुई 46वीं है। बैठक हुई कहाँ है? तो बैठक हुई है आई थिंक गोवा में। कहाँ है? इस बैठक का आयोजन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ने किया। गोवा में राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR, ठीक, तथा अंटार्कटिका संधि सचिवालय द्वारा किया जा रहा है, राइट। मेरी अब आँखें दर्द करने लगी हैं, मैं आई थिंक 3 घंटे तो हो चुके हैं इसको देखते हुए, ठीक। अंटार्कटिका संधि जो है वो 1959 में वाशिंगटन DC में 12 देशों द्वारा इस पे सिग्नेचर किए गए, और 1961 में ये लागू हो गई थी। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट देख लेना। भारत 83 से अंटार्कटिका संधि पर एक सलाहकार सदस्य रहा है, मतलब प्रॉपर मेंबर नहीं है, सलाहकार सदस्य है। भारत का पहला अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री 1983, कई जगह ये 1984 लिखा है, आप गूगल करेंगे पता करें क्या है। आई थिंक 83 होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कराया था। 84 में तो 83 होगा, 84 में तो इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, और ये 88 और 89 आते आते ये जो दक्षिण गंगोत्री था ये 70 मीटर बर्फ की चादर से ढक गया था। इसके बाद ही आपको 2 और मिलते हैं, मैत्री और भारती। भारती 2012 में, मैत्री 1989 में। और एक इंटरेस्टिंग बात इससे रिलेटेड ये है कि मैत्री और भारती दोनों पे डाक केंद्र भी इंडिया ने खोला है। उसको ऑपरेट करता है कौन? गोवा डाक का डिपार्टमेंट है, वो इसको करता है, ठीक। जॉन स्वाइन स्कॉटलैंड के 7वें
प्रथम मंत्री, जी 7वें प्रथम मंत्री। नाम याद कर लीजिए, कहाँ के बने, स्कॉटलैंड के बने, ये याद कर लीजिए, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यूनाइटेड किंगडम क्या है इसमें देख लीजिए, 4 देश हैं, एक है इंग्लैंड, एक है स्कॉटलैंड, एक है वेल्स और है उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना है, ठीक। इसमें ये मंत्री हैं प्रथम, 7वें प्रथम मंत्री, ठीक। ये चीज़ें देख लो, कोई ऐसी खास नहीं है। भारत भूटान के मध्य 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक आयोजित कर दी गई है, राइट। अब इस बैठक में हुआ क्या है, कई मुद्दों पे बातचीत की गई है, जैसे कि सीमा शुल्क कितना कम होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे शुल्क मुक्त होना चाहिए, ठीक। बुनियादी ढांचा क्या है उस पर बात की गई है ना। इन सारी चीज़ों पे बात, मतलब इन सारी चीज़ों पे इसकी बात सब की गई है, ठीक। आयात निर्यात में दोनों मामलों में भारत जो है भूटान का शीर्ष व्यापार भागीदार है, किसी और देश के साथ में इसकी अच्छी कनेक्टिविटी है नहीं। लैंड लॉक्ड एक कंट्री है जो कहीं से भी पानी से जुड़ा हुआ नहीं है दूसरे देश से, इसलिए डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। दूसरी तरीके से जो चाइना है उसका एग्रेशन लगातार बना हुआ है, आपने डोकलाम वाला इशू देखा था, समझे। वहाँ पे इंडिया अगर ना अड़ गया होता तो बड़ी समस्या हो जाती भूटान के लिए, इसलिए डिपेंडेंसी भूटान की इंडिया के ऊपर है, ठीक ठाक है, ठीक। और बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत शांत कंट्री है, दुनिया के बवाल से मुक्त है, ठीक। ये सारी चीज़ें। डीपीआई पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, डीपीआई पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। डीपीआई क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहला है, फिर किसका है, संयुक्त राष्ट्र का है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय है इसलिए और इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ठीक से देख लो, ठीक है। कुल मिला के इसमें बात ये की गई है, न्यूयॉर्क में, मध्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में सिटीजन स्टैंड, ये नाम लिखा हुआ, नागरिकों के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी नामक विषय पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज राउंड टेबल आई स्प्रिंट के बारे में अलग से पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आई स्प्रिंट वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो जगह बनी है, जब आप बुक लेंगे कुछ कॉपी रखेंगे वहाँ पे आई स्प्रिंट के बारे में ऐसे ऐसे लिख लेना, आपसे पूछा जा सकता है कभी भी ये पेपर में। ये मेरा गेस वर्क है, मैं जो गेस करता हूँ वो कई बार बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो जाता, ठीक। तो सहयोग से संयुक्त राष्ट्र के भारत में स्थायी मिशन तथा इलेक्ट्रॉनिक, यानी मैती की बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित किया गया, ठीक। बस आयोजन जो है ये संयुक्त राष्ट्र के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन परिवर्तनकारी दुनिया की बातें इसमें लिखी गई हैं। याद कुल मिला के मोटा मर्म इसका ये निकल के आता है, गोला बना देता हूँ मैं, कि डीपीआई जो है, डीपीआई है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ, तो न्यूयॉर्क में हुआ। बस ये और दो चीज़ें जो ये बताई हमने, आई स्प्रिंट देख लेना है, किसके सहयोग से बनाया जा रहा है, समझे। तो मैती यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत और अगला है भारत और नेपाल के लेखा परीक्षा संस्थानों के मध्य समझौता हुआ है, ठीक। लेखा परीक्षा संस्थान कौन से होते हैं, लेखा परीक्षा किसको बोलते हैं, ठीक। लेखा परीक्षा मतलब ऑडिट, हिंदी में अगर लिख देते तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऑडिट की यहाँ पे बात की गई है। भारत और नेपाल के बीच सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों SAI के बीच एक सहयोग विशेषज्ञता आदान प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग हैं भारत के गिरीश मुर्मू, अभी हाल ही में बनाए गए, और नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राय ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, ठीक। कैग भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैग को बहुत सारी पावर है, ऑडिटिंग करता है। पिछले साल एक गंदा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑडिटिंग कब कैसे अलग कर दी गई थी 1976 में, ये सब सारी चीज़ें उसकी थोड़ी सी बात थी, ठीक। उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये, प्रीलिम्स से आपसे पूछा था। तो याद रखना कि कैग कैसे काम करता है, कि ऑडिट करता है, अलग अलग विभागों का ऑडिट करता है, अलग अलग सरकारों का यानी स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट करता है, स्टेट गवर्नमेंट के विभागों का भी ऑडिट करता है, और उस पर अपनी रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट किसको देता है, गवर्नमेंट को नहीं देता है, रिपोर्ट देता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। याद रखना, किसी और को रिपोर्ट नहीं देगा, इवन दो जो रिपोर्ट होती है वो उस पर अपनी क्रिटिक्स भी जारी करता है, राइट। चलो अगला हमारा टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। देखिए बहुत लंबा हो गया है, मेरा मुंह थक गया है बोलते बोलते, मुझे लग रहा है 3-4 घंटे हो रहे हैं, इसलिए मैं इसको अभी यहीं रोक रहा हूँ।
कल मैं कोशिश करूँगा कल, क्योंकि आधी से ज़्यादा ही हो चुकी है, एक वीडियो मैं और रिकॉर्ड करूँगा, पूरी ख़त्म हो जाएगी। इसमें आपके साथ में हुआ ये है कि पूरे महीने की करंट अफेयर्स है, आपको 2 वीडियो में। मेरा उद्देश्य ये था कि मैं एक वीडियो में, अगर मैं धीरे धीरे उड़ा के चलता तो मैं एक वीडियो में उड़ा सकता था, लेकिन मैं उड़ाऊंगा नहीं। आधी इसलिए हो गई है क्योंकि पीछे के 25 से 30 पन्ने जो हैं वो या फिर वो वन लाइनर हैं, या कोई पुराना पेपर आया है एनडीए का, उसको सॉल्व करके उन्होंने दे दिया है, या कुछ ऐसी फालतू की चीज़ें हैं, फालतू की तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन कुछ ऐसी वन लाइनर चीज़ें हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो आप स्वयं पढ़ सकते हैं, राइट। कोशिश करेंगे, अगर टाइम मिला तो मैं वो भी कर दूंगा। वैसे जो समझाने वाला पोर्शन था उसको मैंने आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा मैंने निपटा चुका हूँ। ये पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 19वां है। आपको लगेगा 19वां में कैसे निपटा, तो जब आप पेज खोलेंगे 40 तक, तो 40 पे ही कहानी खत्म हो जाती है, 40 से वन लाइनर चालू हो जाते हैं, 38, राइट। इसलिए एक वीडियो मुझे और लगेगा इसमें बनाने में, मैं पूरी चीज़ें खत्म कर दूंगा। दूसरी चीज़ें, अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अपनी राय आप जरूर दीजिए। देखिए, राय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो लाइक ना करना, डिसलाइक करना एक अलग फैक्टर है, अच्छी बात है, आप लाइक करते हैं उससे भी खुशी होती है, बट अगर आप कोई अपनी राय देते हैं, लिख के कुछ बताते हैं, तो वो दिल से उसके लिए अच्छा लगता है। और जो मेहनत होती है, मुझे लगता है कि शायद ऐसी मेहनत सफल हो रही है। ये मैं वीडियो एक बार देख लेता हूँ, मुझे अगर इस पर जितना रिस्पांस मिलेगा मैं वैसी कोशिश करूँगा अगला वीडियो बनाने के लिए। ये तो अभी चल रही है जुलाई की, जो अगस्त की आएगी, अगर इस पर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं अगस्त की पूरी कराऊंगा। इसके बाद में पूरी, जब तक आपका एग्जाम आ जाएगा नवंबर दिसंबर तक, मैं सारी कराता रहूँगा, रिव्यू ऑफिसर तक, राइट, एक एक करके। फिर इसकी एक जो PDF है वो भी मैं अलग से बना रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स 15-20 पन्ने में, वो खत्म हो जाएगा। एक बार आपको एग्जाम्स के पहले देखना होगा, बस काम खत्म। दूसरी चीज़ है कि घटनासार जो आने वाली होगी, घटनासार को पूरा खत्म करेंगे। टारगेट ये है कि अगर 39, 38, 37, 35 जितने भी क्वेश्चन आते हैं पूरे के पूरे आप लगा के आएँ, जो यहाँ से जाएँ। और पिछली बार ऐसा हुआ है 38 क्वेश्चन में बच्चे ऐसे थे जो 35, 37 क्वेश्चन ठीक करके आए थे, फर्जी नहीं, ठीक करके आए थे। और जो 2 क्वेश्चन उन्होंने नहीं किए थे, वो क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिए थे, अटेम्प्ट नहीं किए थे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा उनको कन्फ्यूजन लग रहे थे नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है आपके दिमाग में। इसलिए मेरी कोशिश मेरी सफल बने रहने के लिए। हाँ, और जो कार्यक्रम है 20 जून से चलने वाला UP PCS के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम, अगर आप उसमें आना चाहते हैं तो नंबर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। एक तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना जरूर, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं रोज़ फालतू की चीज़ें नहीं डालता हूँ, बहुत गिनी चुनी चीज़ें, दिन में 4 से 5 चीज़ें, 2 से 5 चीज़ें केवल, बस। बम्बार्डिंग आपको मटेरियल की नहीं चाहिए, मार्केट में वैसे भी हाहाकार मचा हुआ है, ठीक। दूसरी बात है, आप एक नंबर है यहाँ पे 9453028097, और उद्देश्य हमारा है कि एक टेस्ट सीरीज भी इस पर चलाई जाए, जैसे लोग होंगे वैसी बात करेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए सिवार सिविल सर्विसेज के साथ में। थैंक यू।